हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज रुद्र व्यास और आप सभी का स्वागत है आज की इस बहुत ही शानदार फुल फ्लेज वीडियो के अंदर, जहां पर हम सी को सीख रहे होंगे वन शॉट के दौरान। मतलब 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरा सी का कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा, जो कि एक बिगनर लेवल पर साथ ही साथ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। राइट, तो हम सब चीजों को प्रैक्टिकल वे में समझ रहे होंगे ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके हमें। ठीक है, एट द एंड हमें कोडिंग ही करनी है, तो हम पूरा प्रैक्टिकल वे में समझ रहे होंगे इन चीजों को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और हमारे साथ ही आप इन्हें इंप्लीमेंट करके देखेंगे। देखो यार, सी एक बेसिक लैंग्वेज हो जाती है जिसे सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम स्टार्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं, हाउ टू स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी। ठीक है, उसमें भी हमने सी की बात करी थी फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए, और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज आप इस वीडियो के दौरान हमारे साथ ही इंप्लीमेंट करिए सब कुछ, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि जब वीडियो ऐसी लेकर आते हैं हम तो उसे आप देख सके सबसे पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लेकर चलते हैं आपको इस वीडियो के अंदर, और आप एंजॉय करिए इस वीडियो को, और लास्ट में हमें जरूर बताइए कमेंट में कैसी लगी आपको वीडियो। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। राइट, जैसे हमने जावा सीखेंगे तो हम इंटेल आईजे यूज कर रहे होंगे। वहीं अगर हमें सी सीखना है तो हमारे पास कुछ बेसिक्स कोड एडिटर हैं जो हम मदद में ले सकते हैं। अगर आप एक बिगनर लेवल के हैं तो आपको कॉलेज में टर्बो सी पर काम करवाया जाएगा। वहीं अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देव सी प्लस प्लस भी वन ऑफ द कोड एडिटर है जो आप यूज कर सकते हैं। बट इस पूरे कोर्स के दौरान जो हम यूज कर रहे होंगे वो होने वाला है वीएस कोड। इसी के साथ साथ हमारे कुछ कंपाइलर होते हैं जो कंपाइलेशन प्रोसेस में हमारी मदद कर रहे होते हैं। तो जो जीसीसी कंपाइलर होता है, हम जो वीएस कोड में इंस्टॉल करेंगे वो होगा हमारा MinGW। अब कैसे आपको डाउनलोड करना है वीएस कोड और MinGW, इसकी हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बट मैं वीएस कोड का इंस्टॉलेशन आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जाना है। हम बेसिकली क्रोम या मोजिला में किसी में जा सकते हैं। देन आपको उसके एड्रेस बार में लिखना है वीएस कोड डाउनलोड। राइट, उसकी सबसे पहली लिंक पर जाने के बाद आप अगर मैक यूज करते हैं देन मैक के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए। वीएस कोड अगर आप विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विंडोज के लिए भी कर सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा आपको बस नेक्स्ट करना है और आप फिनिश पे चले जाएंगे। राइट, अब जब हमारा वीएस कोड इंस्टॉल हो चुका है तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जैसे मैंने कहा MinGW कंपाइलर, तो कंपाइलेशन प्रोसेस में मदद कर रहा होगा। उसी तरीके से अगर आपको अपने कोड को रन करना है तो कुछ एक्सटेंशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो वो एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले हम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। वहां पर हम सर्च करेंगे C/C++, या आप सिर्फ सी भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा। इसे सबसे पहले इंस्टॉल करना है हमें। राइट, सेकेंड जो हम यूज कर रहे होंगे, कोड रनर यूज कर रहे होंगे, जिसका आइकन आपको ऊपर दिखेगा, जहां से हम प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे। राइट, तो इसीलिए आपको ये दोनों एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं। इसी के साथ MinGW का जो मैं कह रहा हूं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि पाथ को सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, क्योंकि दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम जो हमें हर कोडिंग लैंग्वेज में सीखना होता है। तो सबसे पहली लाइन जो हमें इसमें लिखना है वो होगा #include studio.h। भैया ये क्या है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं अभी सिर्फ 2 मिनट बाद। सेकेंड आपको लिखना है int main पैरेंथेसिस। भैया ये क्या है, तो इसका पूरे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको अभी 2 मिनट बाद मिल जाएगा। देन हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम लिखने जा रहे हैं। अब अगर आपको बेसिक कुछ भी प्रिंट करना है तो हम लेते हैं एक फंक्शन की मदद, दैट इज printf। राइट, printf को आप कह लीजिए प्रिंट फॉर्मेटेड, या अगर आपको याद रखना है तो आप कह सकते हैं प्रिंट फंक्शन, f फॉर फंक्शन। राइट, अब पैरेंथेसिस के अंदर जो डबल कोटेशन है उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं हेलो चैम्स, तो ये आपको आउटपुट की तरह कंसोल में दिख जाएगा। ठीक है, देन हम लिखेंगे रिटर्न 0। इसका मतलब क्या है भैया, तो एक बार मैं आपको पूरा कोड एक्सप्लेन कर देता हूं एक एक लाइन के साथ, ताकि हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हमने लिखा था हैश को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका मतलब क्या है, 1 मिनट रुकिए। #include लिखते हैं, मतलब हम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले उसे बता रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ इंक्लूड करवाना चाहते हैं इसके अंदर। और हम क्या इंक्लूड करवा रहे हैं, studio.h इंक्लूड करवा रहे हैं। भैया studio.h क्या है, तो studio.h एक हेडर फाइल है जो कि आपको इनपुट और आउटपुट लेने में, मींस इनपुट लेने में आउटपुट शो करने में मदद कर रही होती है। अगर आप इसे नहीं लगाते हैं
देन यू कैन फेस एनी इशू रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, राइट। इसके बाद हमने लिखा था इंट में। अब इंट की जगह आप वर्ड भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो मेन पैरेंथेसिस है, जहां भर भी पैरेंथेसिस आप लिख दीजिएगा, वहां पर ये मेंशन कर रहे हैं कि ये फंक्शन है, हमारा एंट्री लेवल है, मतलब हमारा प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो मेन हमारा फंक्शन है। और इंट मतलब इसका रिटर्न टाइप है। भैया रिटर्न टाइप क्या होता है कि वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, वर्ड लिखेंगे मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। देन हमने करली ब्रेसेस मेंशन किया, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो हमारे कंसोल पे दिख रहा होगा। हमने फिर लिखा था प्रिंट एफ। प्रिंट फॉर्मेटेड में कह चुका हूं, डबल कोटेशन में जो भी लिखेंगे वो हमें आउटपुट की तरह दिख रहा होगा। रिटर्न जीरो भैया आपने बताया हमें, रिटर्न जीरो मतलब ये एग्जिट कर रहा है, मतलब इसके बाद कुछ भी रन नहीं होगा। ये हम हमारे प्रोग्राम को बता रहे हैं कि यहां पर आकर हमारा एग्जीक्यूशन इसे कंप्लीट करना है और आउट ऑफ द प्रोग्राम फेक कर देना है, राइट। अब किसी अगर आप टर्बोस यूज कर रहे होंगे तो आपको वर्ड मेन भी लिखने को टीचर समझा रहा होगा, वहां पर हम रिटर्न जीरो की जगह गेट ch यूज करते हैं, मतलब गेट कैरेक्टर। अब भैया ये मेनली क्या काम देता है, तो आप समझ लीजिए अभी के लिए कि ये स्क्रीन होल्ड करने के काम में यूज लेते हैं। अगर हमें बेसिक प्रोग्राम क्लियर है तो अब हम सीखते हैं इसके अंदर, मैंने कहा था कंपाइलेशन प्रोसेस, मतलब कंपाइलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक कीवर्ड होता है इंटरप्रेटर, बट हम सबसे पहले कंपाइलर को समझते हैं। तो एज्यूम करिए कि आपकी क्लास में दो टाइप की फैकल्टीज हैं। पहली फैकल्टी ऐसी है जो आपको कहती है कि वो पहले सारे टॉपिक्स पढ़ा देगी, उसके बाद आपसे कहती है कि जो डाउट है पूछिए, राइट। ऐसा आपने देखा होगा, टीचर कहता है मैं 1 घंटे पहले पढ़ा देता हूं, फिर लास्ट के 5 मिनट्स हम डाउट्स को देंगे, राइट। अब नेक्स्ट इंटरप्रेटर भैया क्या होते हैं, तो इंटरप्रेटर होता है यार जो एक टॉपिक पढ़ाया, देन आपसे पूछता है इस टॉपिक में कोई डाउट है, देन वो उसी समय क्लियर करेगा उसे, ठीक। उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएगा और फिर कहेगा इसमें कोई डाउट है, देन वो क्लियर कर देगा, देन थर्ड टॉपिक पे आएगा, ऐसे ही सो ऑन, जितने भी आगे हम बात कर रहे होंगे लाइन ऑफ कोड, वो इंटरप्रेटेड 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल वे में बात करूं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, तो कंपाइलर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को एक साथ पूरा एग्जीक्यूट करता है, और अगर कोई एरर है तो पूरे प्रोसेस को कंपाइल करने के बाद बताता है कि भैया लाइन 3 में एरर है, लाइन 5 में एरर है, लाइन 7 में एरर है, एंड सो ऑन। वहीं इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, मतलब अगर एक लाइन में एरर आ रहा है देन उसी समय आपको शो कर देगा कि भैया यहाँ एरर है, आप इसे सॉल्व कर दो, राइट। तो ये था कुछ बेसिक्स कि हमें हेलो वर्ल्ड हमने देख लिया है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस देख लिया है। अब हम थोड़ा और डीप जाते हैं डेटा टाइप वेरिएबल के अंदर। इस हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम समझने के बाद और कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में जानने के बाद यार चलते हैं अपने आगे की जर्नी की तरफ। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम मैं रखूंगा first.c। ठीक है, first.c मेरी फाइल हो गई। ठीक है, वेस कोड में आप कंट्रोल और प्लस दबा करके इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं बड़ा, इतना साइज काफी है। उसके बाद यार आपको पता है सबसे पहले इंक्लूड stdio.h। ठीक है, stdio.h। उसके बाद आपको इंट मेन भी पता है, आपका एंट्री पॉइंट, उसके बाद आपका रिटर्न जीरो भी आपको पता है। ठीक है, अब यार फर्स्ट टॉपिक हमारा है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं एक एनालॉजी लेता हूं, यहाँ पर किचन की एनालॉजी लूंगा, बहुत ही सिंपल सी। ठीक है, किचन में क्या होता है यार, आपकी मान लीजिए कंटेनर्स रखे होते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला कंटेनर है यार। पहला कंटेनर क्या है मेरा, इसमें मैं मान लीजिए चाय पत्ती रख रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं रख रहा हूँ चाय पत्ती। तो यार कोई नया व्यक्ति आता है आपके किचन में, उसे क्या पता है इसमें क्या रखा हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं यार, आप चाय इस पे लेबल लगा देते हैं। यहाँ पर हमने लेबल लगा दिया। अब यार ये जो है चाय, ठीक है, टी, ये टी लीव्स जो है यार ये सॉलिड है आपकी, है ना। मान लीजिए आपका दूसरा कंटेनर है, उसमें यार आपने लग दिया मिल्क यार आपका लिक्विड है। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स है, अलग अलग टाइप की चीज रखी हुई है और स्टोरेज भी हो रही है। ध्यान दीजिए, अलग अलग टाइप की चीज रखी हुई है और स्टोरेज भी हो रही है। यही हमारा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो प्रोग्राम में यार कैसे होता है डेटा टाइप। अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा आपको बेसिकली पता ही होगा, कोई भी टाइप का इन्फॉर्मेशन जो होता है उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है। जैसे कि लिए माय नेम इज विवेक, तो उसमें छोटी छोटी चीजें हैं। विवेक मेरा नाम जो हो गया वो एक नाम, अलग डेटा हो गया, है ना। तो डेटा टाइप और वेरिएबल्स में कैसे काम हो रहा होता है इस एनालॉजी से समझते हैं। तो इसे मान लीजिए एक नेम को ही ले लेते हैं। नेम में यार क्या स्टोर्ड है, नेम में है मेरा विवेक। ठीक है, नेम को मैंने विवेक रख दिया। तो एक ऐसा एक बॉक्स बना हुआ है और उसका जो है
उस पे जो लिस्ट लगी हुई है ना, जैसे हमने चाय पत्ती लिखी थी, उसमें ये ऐसा नेम लिखा हुआ है ना। उसके अंदर क्या वैल्यू गई है, उसके अंदर है यार मेरा विवेक स्टोर्ड। अब इसका टाइप क्या है, ठीक है, टाइप भी हमने देखा था सॉलिड लिक्विड ऐसा करके। इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है यार स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा प्रोग्रामिंग में होता है। जैसे मान लीजिए एक और बॉक्स है, उस पर लेबल लगा हुआ है ए का, है ना। उसके अंदर वैल्यू है यार 5 की। उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है इंटीजर। तो ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली आपके डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं सी प्रोग्रामिंग में? तो यार सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली यार आपके 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है इंट, फिर होता है आपका फ्लोट, उसके बाद होता है आपका डबल, ठीक है, उसके बाद होता है कैर। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बेसिकली आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। इंट में आपके नॉन डेसिमल्स नंबर्स आते हैं, नॉन डेसिमल्स नंबर जिसमें पॉइंट नहीं होता, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, -1 हो गया, ये इंट में आता है। फिर फ्लोट में डेसिमल वाले आते हैं, 1.4 हो गया, 2.5 हो गया। फिर डबल में भी डेसिमल वाले आते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद जो पॉइंट है ना, पॉइंट आपका बढ़ जाता है। तो जैसे 2.545 ऐसा करके इसका एक रूल होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। और कैर में क्या होता है, कैर में आपके सिंपल कैरेक्टर्स आते हैं। कोई भी A to Z में कोई भी आपका कैरेक्टर हो, लेकिन दूसरे भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हाइफन लगाते हैं, ये भी एक कैरेक्टर हो गया। मान लीजिए कैपिटल ए लिखते हैं, ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये डेटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली ये डेटा टाइप्स होते हैं। अब यार आपको क्या करना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग करे उससे पहले आपको क्या करना है, मैं आपके लिए यहाँ पर इंटरनेट पर जाना है। इंटरनेट पर जा करके आपको सर्च करना है डेटा टाइप्स इन सी। उसमें यार आपको ये वाला जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट का वेबसाइट है, इस पर जाना है। इस पर आप देख सकते हैं यार आपके डेटा टाइप्स जो है कितने टाइप के हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको सारे डेटा टाइप्स मिल गए। तो यार मैंने तो 4 ही बताए हैं, लेकिन इसमें इतने सारे। अब इसमें क्या डिफरेंस है ना, क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा साइज का डिफरेंस आता है। किस तरह से, स्टोरेज साइज। स्टोरेज साइज क्या होता है, सारी चीजें मेमोरी में स्टोर होती है, आपको पता होना चाहिए। ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, ये है हमारी मेमोरी। मेमोरी सारी चीजें स्टोर्ड होती है। तो 1 बाइट बिट आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर्स में बेसिक्स आपका नॉलेज होना चाहिए। तो 1 बाइट का जगह लेता है कैर लेता है 1 बाइट। अनसाइंड कैर फिर साइंड कैर, 2 शब्द है, अनसाइंड और साइंड। मतलब क्या होता है, अनसाइंड में अगर आप देखें तो सिर्फ पॉजिटिव आपको दिखेगा, और साइंड में देखें तो सिर्फ आपको नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। इंटीजर में भी अगर आप देखें तो 2 और 4 बाइट्स को इंटीजर लेगा बेस्ड ऑन कंपाइलर। अगर आप देखें अनसाइंड में तो आपको सिर्फ पॉजिटिव दिखेगा, साइंड में आपको मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, ठीक है। इसने भी सारे नहीं दे रखे हैं, इसने सिर्फ इंटीजर टाइप दे रखे हैं। अगर आप नीचे इसमें स्क्रॉल करते हैं तो आपको दूसरे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे नीचे आपको। तो आपका हो गया फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। इसकी बाइट्स जो है साइज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमको बड़ी बड़ी नंबर स्टोर करवानी है, वैसे वैसे इसकी साइज बढ़ती जाती है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी साइज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामेटिकली करके देख लेते हैं यार क्या हो रहा है। हम जाते हैं हमारे VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद सबसे पहला हमारा हम बनाते हैं वेरिएबल। तो मैंने वेरिएबल की तो बात ही नहीं करी, मैंने डेटा टाइप की बात करी, तो मैं वेरिएबल की भी आपसे बात कर लेता हूँ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, तो यार मैंने जैसे यहाँ पर बॉक्स बनाया था, बॉक्स में हमने लिखा था यार A, ठीक है। A में वैल्यू थी आपकी 5 और इसका टाइप था इंट। तो यहाँ पर इंट तो हो गया हमारा डेटा टाइप, इंट हो गया हमारा डेटा टाइप। लेकिन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या होता है, तो हमारा जो A है ना, इसको बोलते हैं हम हमारा वेरिएबल। अब हम अपना वेरिएबल इसे क्यों बोल रहे हैं, वेरिएबल मतलब होता है जो वेरी कर सके, जो चेंज हो सके, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर A में अभी क्या स्टोर्ड है, हमको ऐसा दिखता है, प्रोग्रामिंग में ऐसा लिखते हैं A इज इक्वल टू 5, ठीक है। कल को अगर हम इसको कर देते हैं A इज इक्वल टू 10, तो ये वेरी कर सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं इसे वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप हो गया इंट और वेरिएबल का नाम हो गया हमारा A, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम वेरिएबल। अब हमारा पहला वेरिएबल हम बना लेते हैं बहुत ही जल्दी से। तो हम क्या करेंगे यार, हम लिखेंगे इंट स्पेस, ये इसका सिंटेक्स है। पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप, फिर आप देते हैं आपका वेरिएबल का नाम। आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए ABCD ही हम दे लेते हैं। उसके बाद हम इज इक्वल्स टू करते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू करते हैं। उसके बाद हम करते हैं 55, कुछ भी आप नंबर दे सकते हैं, हमने 55 ले लिया। अब बेसिकली क्या होता है, इंट ABCD इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। रन, यहाँ पर आपको प्ले बटन दिख रहा है, कोड रनर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया होगा। प्ले बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर रन हो जाएगा।
अब रन होने के बाद आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं दिया है। अब यहाँ पर समझे हमने stdio.h को कॉल करवाया है, लेकिन हम आउटपुट भी तो देंगे। आउटपुट के लिए आपको पता है यार printf होता है, तो यार प्रिंट करने के लिए आपको फंक्शन पता ही है, printf हमारा फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABCD। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो अगर रन करता हूँ तो आपको यहाँ पर ABCD लिखा हुआ मिलेगा। अब भैया यहाँ पर मुझे ABCD लिखा हुआ क्यों मिला, हमें 55 क्यों नहीं मिला? यहाँ पर रीजन ये है कि यार आपने डबल कोटेशन लगाया, और डबल कोटेशन हमेशा एक सेंटेंस को प्रिंट करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन को हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर एक तरीका होता है प्रिंट करने का, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। उसके बाद हम लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अगर इसको रन करते हैं और आप देख सकते हैं एबीसीडी की वैल्यू आपको 55 मिल गई है। तो यहाँ पर हमको कुछ चीजें समझनी है, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रिंट एफ में क्या होता है यार, प्रिंट एफ में जैसे ही आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो अगर वो एक वेरिएबल है, उसको प्रिंट करवाने का आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, ध्यान दीजिए इस शब्द पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका फॉर्मेट स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं डबल कोटेशन, डबल कोटेशन में अगर आप देते हैं परसेंटेज डी, परसेंटेज डी का मतलब होता है इंटीजर, हमेशा ध्यान रखिए परसेंटेज डी मतलब होता है इंटीजर। फिर यहाँ पर आप लगाएंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू दे देंगे। अगर आपने लिख दिया, मान लीजिए इंट ए इज इक्वल टू 5 लिखा है आपने, आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप लगाएंगे यार परसेंटेज डी, उसके बाद आप लिख देंगे ए। तो इस तरीके से आपका ए प्रिंट होगा। अब यहाँ पर परसेंटेज डी तो इंट के लिए हो गया। दूसरे जो यहाँ पर हमारे डेटा टाइप्स है, जैसे कि हमारा है कैर, तो कैर के लिए लगता है यार परसेंटेज सी। जैसे हमारा हो गया डबल, डबल के लिए लगता है यार परसेंटेज एल एफ, हमेशा ध्यान रखिए डबल के लिए लगता है परसेंटेज एल एफ। उसके बाद हमारा फ्लोट, ठीक है, फ्लोट के लिए लगता है परसेंटेज एफ, है ना। तो ये सारी चीजें हम करके देखते हैं फटाफट से। इन सबको मैं हटा देता हूं और आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज जी लगाया, उसके बाद हमने दे दिया यार अपना वेरिएबल का वैल्यू। अब यार मैं एक दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ यार फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप हमारा है फ्लोट एफ इज इक्वल टू 4.5, मैंने वेरिएबल बना दिया। अब मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ एफ को, अगर मैं एफ को प्रिंट करना चाहूँ, यहाँ पर मुझे परसेंटेज डी हटा करके परसेंटेज एफ लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यार 4.50000 उसने खुद से लगा दिए हैं जितना उसका लिमिट है। उसके बाद फ्लोट हमारा हो गया। अब हम करते हैं यार डबल, डबल के हम लिखेंगे डबल स्पेस फिर डी कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम करेंगे डी। अब यहाँ पर आपका एफ से काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा एल एफ, ठीक है। तो एल एफ करते ही अगर आप इसको रन करते हैं तो आप फिर से देख सकते हैं 4.5 4-5 बार जीरो उसने दे दिए हैं। यहाँ पर हमारा डबल हो गया। अब लास्ट यार हमारा बचता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर के लिए हम लिखेंगे CHAR और C या फिर CH, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दे देंगे V, उसके बाद हमने कैरेक्टर दे दिया। यहाँ पर हमको करना पड़ेगा C, परसेंटेज C। ध्यान रखिए परसेंटेज C से आप कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको रन करते हैं आपको V लिखा हुआ आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की, और साथ ही हमने बात कर लिया हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर की। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने एक कोड लिखा, यहाँ पर आपने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10 और फिर आपने करवाया है प्रिंट एफ परसेंटेज डी और यहाँ पर आपने करा है ए। अब मान लीजिए कल को आप ये कोड किसी को देते हैं या फिर कल को आप खुद ही रिवाइज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार मुझे कहीं ना कुछ थोड़ी थोड़ी हिंट मिल जाए कि चलो यहाँ पर ये लिखा है इसका मतलब ये है। तो जी हाँ, आप वैसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कमेंट्स की मदद से। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स यार कमेंट कर रहे हैं आप, उस चीज पे कमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर ऐसा करके लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, ऐसा आप लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल। उसके बाद यार यहाँ पर आप कमेंट लिख देते हैं ऐसा करके परसेंटेज C इज यूज फॉर कैरेक्टर, ऐसा आपने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए ये जैसा आप फॉरवर्ड स्लैश करके जैसे लिखेंगे, 2 बार आपको फॉरवर्ड स्लैश करना है, वो वाली चीज कभी भी आपकी रन नहीं होगी, कभी भी आपकी रन नहीं होगी। अगर मैं इसको रन करना चाहूं तो यहाँ पर आपका जो कमेंट्स है दोनों वो आपके रन नहीं हुए, आपको 10 और V दिखा है ना, 10 और V आपको एक लाइन में दिखा। अगर आप यहाँ पर आउटपुट को देखें तो आपको 10 और V एक लाइन में दिखा है। यहाँ पर क्या होता है, अब एक और चीज बताता हूँ। कमेंट्स हमारा हो गया, ठीक है, कमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा 10 और V एक ही लाइन में दिखा। तो हमारी पहली लाइन ने क्या करा, 10 को प्रिंट करा, दूसरी लाइन ने क्या करा, V को प्रिंट करा। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम इसको देते हैं C को,
उसने क्या करा 10 प्रिंट कर दिया, इसने क्या करा V प्रिंट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसके आगे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ ए इज, ऐसा करके मैंने लिख दिया। अगर इसको मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज 10 पूरा का पूरा आपका लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जहां भी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे, आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरा वेरिएबल आएगा। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरा वेरिएबल आएगा। उसी तरह से मैं यहाँ पर भी लिख सकता था यार द वैल्यू ऑफ सी इज। ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान देनी है, जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, आप देख सकते हैं एक ही लाइन में पूरा आया है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, आपको यूज करना पड़ेगा \n। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जहां भी आप ये वाली चीज लगा देंगे, इससे क्या होगा? ठीक है, बेसिकली ये ऐसा होता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर ये \n ऐसा नहीं होता। तो \n लगाने से क्या होगा? एक नई लाइन प्रिंट हो जाएगी, न्यू लाइन। ठीक है, आपका जो आउटपुट है वो नई लाइन में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर \n लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने द वैल्यू और ऑफ के बीच में मैंने लगा दिया ऐसा, और अब अगर इसमें रन करके देखूं तो आप देख सकते हैं द वैल्यू के बाद और ऑफ के पहले आपका लाइन चेंज हो गया है। तो उसी तरह से आप कहां पर लगाना प्रेफर करेंगे? आप लगाना प्रेफर करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि द वैल्यू ऑफ ए एक सेंटेंस आप चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ सी दूसरा सेंटेंस चाहते हैं। तो अगर इसको मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं पहला वैल्यू ऑफ ए आपको मिला, फिर वैल्यू ऑफ सी मिला। तो ये हमारा हो गया \n, हमने कमेंट्स भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब चलिए फटाफट से आप आगे के टॉपिक्स पे आ जाते हैं। आपका अगला टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका अगला, साइज ऑफ। तो हम अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा साइज ऑफ। अब साइज ऑफ क्या होता है यार? साइज ऑफ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम अपने वेब पेज पे गए थे, इस पर हमने देखा था कि यहाँ पर आपका स्टोरेज साइज आपको बता रहा है कि कितनी साइज यार आपकी मेमोरी में लेगा। अब मान लीजिए इसको प्रोग्रामेटिकली आपको देखना है, तो आप यूज करते हैं साइज ऑफ का। साइज ऑफ का कैसे यूज करेंगे? आपको क्या करना है, बेसिकली आपको प्रिंट एफ, ठीक है, उसमें आपको %d देना है। ठीक है, आपको साइज हमेशा वो इंटीजर में देगा, ये आपको ध्यान रखना है। साइज आपको देगा वो इंटीजर में। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है यार साइज ऑफ। ठीक है, आप जैसे ही साइज ऑफ लिखते हैं, फिर आपको लगाने हैं ब्रैकेट्स। साइज ऑफ के ब्रैकेट में आपको देना है जिसकी भी साइज आपको जाननी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम CH की साइज जानना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम प्रिंट करें। अब यहाँ पर यार अपनी सहूलियत के हम लिख देते हैं द साइज ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं द साइज ऑफ CH इज, ठीक है, CH इज और फिर स्पेस %d। अब इसको मैं रन करूं अगर, तो आप देख सकते हैं द साइज ऑफ CH इज 1 दिखा रहा है। ये 1 आपका बाइट्स में है। उसी तरह से अगर आप CH की जगह पर लिख देते हैं A और यहाँ पर भी हम कर देते हैं A, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर A करना जरूरी है। इसको A कर देने से आप रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं द साइज ऑफ A इज 4, मतलब 4 बाइट्स हमारा इंटीजर लेता है। मतलब हमारा कंपाइलर जो है वो इंटीजर की 4 बाइट्स लेता है। बहुत सारा कंपाइलर इंटीजर की 2 बाइट्स लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है। इसको ऑपरेटर बोलते हैं। अभी मैंने नाम लिया ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, उसको भी अब हम जानते हैं ऑपरेटर क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइप कास्टिंग के बारे में। क्या मैं बताना चाहता हूँ यार आपको टाइप कास्टिंग के बारे में? तो यार हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? टाइप कास्टिंग क्या होता है? इसको ऐसा समझिए, एक टाइप को दूसरे टाइप में बदल देना, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो हम डायरेक्टली कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए मैंने एक इंटीजर ले रखा है a इज इक्वल टू 5। अब आप चाहते हैं वेरिएबल यही रहे, मतलब बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे चाय पत्ती का डब्बा रखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि यार ये जो सॉलिड है ना, ये सॉलिड से बन जाए लिक्विड। ठीक है, मिल्क रखा हुआ है और मिल्क लिक्विड से बन जाए सॉलिड। अब उसका टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे यार? जैसे मान लीजिए इंटीजर a मैंने फाइल ले रखा है। ठीक है, अगर मैं फ्लोट b ले लेता हूं और अगर इसको मैं बनाना चाहता हूं कि यार मैं जो फ्लोट b बना रहा हूं वो मेरा इंटीजर a का वैल्यू हो फ्लोट में, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वल्स टू मैं करूंगा, यहां मैं लिखूंगा इंट और उसके बाद मैं लिखूंगा a। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा, ध्यान दीजिए। यहां पर अगर मैं टाइप कास्टिंग नहीं करता तो यहां पर मैं पूरी की पूरी इंट a की जगह पर मैं वैल्यू लिखता, लेकिन मैं टाइप कास्ट करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए फ्लोट b इज इक्वल टू a अगर मैं लिख देता तो मेरा प्रोग्राम रन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइप स्पेसिफाई नहीं करा है। a तो आपका इंटीजर टाइप का, वो फ्लोट में कैसे जाएगा? तो यहाँ पर मुझे करना पड़ता है टाइप स्पेसिफाई। इसकी मदद से मैं कर सकता हूँ टाइप कास्टिंग। अगर मैं इसको रन करूं, अगर मैं आपको प्रिंटफ करके दिखाता हूं,
printf में हम दोनों चीजें लेंगे। अब एक और चीज आपको बता देता हूं, यहाँ पर आप कितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एक ही लाइन में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूं द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बाद में यार यहाँ पर लिख देता हूं एंड द वैल्यू ऑफ बी इज, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया है, ठीक है, %d, और यहाँ पर अब मैं a, b। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक है? हमने b ले रखा है फ्लोट का, है ना, b मैंने ले रखा है फ्लोट का, तो यहाँ पर आएगा आपका %f। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसको मैं अगर रन करता हूं मान लीजिए, तो मेरा आंसर क्या आता है, मेरा आउटपुट क्या आता है? आउटपुट आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5.000। यहाँ पर क्या हुआ यार, उसने b को, मतलब a को b में डाल दिया, ठीक है। a जो था आपका 5, उसको उसने 5.00 करके फ्लोट में डाल दिया b में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यार टाइप कास्टिंग। अब जैसे मान लीजिए, एक और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल, बहुत इजी सा एग्जांपल है, सिंपल सा है। एक फ्लोट की वैल्यू है मेरे पास 4.5। अब अगर मैं इस इंटीजर में करूं, इंट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, फ्लोट a की वैल्यू है p, और यहाँ पर इंट b की वैल्यू में कर दूंगा फ्लोट ऑफ a, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया। अब मैं करता हूं द वैल्यू ऑफ a इज, अब यहाँ पर a मेरा फ्लोट हो गया, इसलिए यहाँ पर f लगाएंगे, एंड द वैल्यू ऑफ b इज, मेरा b जो है वो इंटीजर है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं रन। तो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ a तो हमारी आ गई 4.50000 एंड द वैल्यू ऑफ b हमारा हो गया 4। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, 4.5 हो, 4.9 हो, 4.7 हो, वो हो जाएगा 4, ठीक है। फ्लोट को उसने कर दिया इंटीजर में, तो वो पॉइंट वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यार हमारा बहुत ही अच्छे से टाइप कास्टिंग भी कवर हो गया है। अब यार अपना अगला टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की मैंने बात करी थी, साइज ऑफ भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं आपको सारे ऑपरेटर्स बताऊंगा। तो यार मैं आपको सारे ऑपरेटर्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कमेंट करके लिखना चाहूँ अपने ऑपरेटर्स के नाम। ऑपरेटर्स के नाम यार आपको लिख के बता देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद जैसे दूसरा मैं लिखना चाहूँ यार रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ऐसे मैं ऑपरेटर के नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कमेंट करके मैं अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ। अब मैं मान लो चाहता हूँ कि मैं एक ही बार कमेंट करूं, मतलब कि मल्टी लाइन कमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बार बार जो है वो फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाना पड़े, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और ये कैसे अचीव होता है, आपको कुछ नहीं करना है, फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार लगा देना है। अब जब तक आप स्टार और फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते हैं, मल्टी लाइन कमेंट आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लगा दिया है फॉरवर्ड स्लैश स्टार फिर स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ये पूरा का पूरा, इसके बीच में आप कुछ भी लिखिए, ठीक है, वो पूरा आपका मल्टी लाइन कमेंट है, कभी रन नहीं होगा ये। तो हम यहाँ पर कर देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर हो गया हमारा, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया हमारा, फिर आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, और फिर आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट में आता है आपका MISC ऑपरेटर। अब ये सारे क्या होते हैं मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर या बेसिक आपका मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यार कि ऑपरेटर्स क्या होता है। आप ऑपरेटर बोल रहे हैं, ऑपरेटर क्या होता है? बचपन में हमने पढ़ा था यार, a प्लस बी अगर करें तो क्या आएगा। जैसे a की वैल्यू अगर मान लीजिए 4 है, b की वैल्यू 5 है, तो a प्लस बी करें तो क्या आएगा 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर हमारा ऑपरेटर है प्लस, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ये हमारे दो है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट्स, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा ऑपरेटर। तो अगर ऑपरेटर क्या करता है, किन्हीं दो चीजों पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक में आपका आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, और फिर आपका आता है मॉड्यूलस, फिर आपका आता है डिवाइड, फिर आपका आता है प्लस प्लस, फिर आपका आता है माइनस माइनस। ये सब क्या है यार, आपको बिल्कुल समझ आ नहीं रहा होगा, तो मैं बेसिकली बता देता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। यहाँ पर प्लस बेसिकली 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, तो a प्लस बी विल भी आपको 9 मिल जाएगा। a माइनस बी आपको क्या मिलेगा यार, 4 माइनस 5, तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है, -1। a इंटू बी आपको मिलेगा यार 4 इंटू 5 आपका होता है 20। अब यहाँ पर छोटी सी चीज है यार, आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको बता देता हूँ। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, ये आपका रिमाइंडर फाइंड करके देता है। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर बहुत ही सिंपल है। जैसे आप मान लीजिए करते हैं 21 और 4 को डिवाइड, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 4 5 20, आपका 1 आपका रिमाइंडर बच के आ जाता है।
तो उसी तरह से यार अगर मैं 21 मॉड्यूलस 4 करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1। ठीक है, इतना सिंपल होता है रिमाइंडर निकालना। जैसे मान लीजिए 45 और आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 6 करना चाहते हैं, तो 6 7 42 आपको मिल जाता है 3। आपका 3 जो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाता है। तो उसी तरह से अगर आप करते हैं 45 मॉड्यूलस 6 तो आपको 3 मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इतना सिंपल है आपका रिमाइंडर निकालना। तो हमारे ये सारे कवर हो गए। अब आपका लास्ट वाला जो है वो आपका डिवाइड। डिवाइड बहुत इजी है, डिवाइड आप सभी को आता है। जैसे मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 2। ठीक है, कैसे हो रहा है ये? 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2। ठीक है, तो सारी चीजें हम प्रोग्रामेटिकली करके देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लिख देते हैं, पहले हमारे पास क्या क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर आपका डिवाइड, फिर आपका मॉड्यूलस, फिर प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या है ये मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, इंट a इक्वल्स टू 5 और अब कॉमा लगा कर आप दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, b इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब हम कर देते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ करेंगे, परसेंटेज d लगाएंगे और वैल्यू क्या देंगे, a प्लस बी। आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, a प्लस बी, या फिर आप a प्लस बी को किसी c वेरिएबल में स्टोर करवाएं फिर c को प्रिंट करवाएं, ये वाला अप्रोच भी होता है। लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे यार a प्लस बी। अब इसी को मैं करता हूं यार कॉपी और यहां पर करता हूं आपका पेस्ट। अब यार a प्लस बी की जगह मैं कर देता हूं a माइनस बी, a इंटू बी, फिर कर देता हूं a डिवाइडेड बाय b, फिर यहां मैं कर देता हूं a मॉड्यूलो b। ठीक है, अब यार a को थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 51 ले लेते हैं मान लीजिए, क्योंकि यार 7 फिर क्या होगा, 7 नहीं 7 यार 2 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद a मॉड्यूलो 2 हो गया, a मॉड्यूलो b हो गया। अब बस इतना ही करते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ यार रन। इसको रन करने से मुझे सारी वैल्यूज यार मुझे एक ही लाइन में मिल गई, मुझे स्लैश एन सब में करना पड़ेगा। ठीक है, स्लैश एन करने से क्या होगा, आपको अलग अलग लाइन में वैल्यू मिल जाएगी। इसको अगर रन करता हूं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली आउटपुट दिख रहा होगा 53 49। 53 क्या हो गया, 51 प्लस 2 क्या होता है आपका 53। ठीक है, 51 माइनस 2 आपका होता है 49। अब यहाँ पर उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर उसने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर उसने मॉड्यूलस ले लिया। ठीक है, डिवाइड कैसे करा, 51 बाय 2। अब 2 की टेबल में 2 2 4, अब यहाँ पर आ जाता है 1 और 1। ठीक है, अब 2 5 10। अब यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 बच रहा था, तो उसने क्या करा, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 करा, यहाँ पर 5 करा, यहाँ पर 10 और ये। अब 25.5 आपका एक्चुअल आंसर था, लेकिन चूंकि ये इंट है और ये भी इंट है, मतलब a एंड b दोनों इंट है, इसलिए आपका आंसर भी आएगा इंट में। और इंट में आपको ध्यान होगा कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 25.5 को उसने कर दिया 25, आपको आंसर मिल गया 25। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर अगर वो पॉइंट नहीं लगाता, यहाँ पर अगर वो पॉइंट नहीं लगाता तो आपका रिमाइंडर 1 बच रहा था, इसलिए उसने रिमाइंडर आपको 1 निकाल करके दे दिया। ये तो बात हो गई यार आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में 2 बचते हैं। 2 कौन से बचते हैं, आपके प्लस प्लस, आपका माइनस माइनस। अब एक बात बता दो यार, जैसे a प्लस बी आप कर रहे थे, a माइनस बी आप कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे आप, एक एक के मतलब 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे थे। अब जो प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है ये यूनरी ऑपरेटर्स होता है। यूनरी ऑपरेटर्स हमेशा एक ऑपरेंड पे काम करता है। तो अगर आप करते हैं a प्लस प्लस, अगर आप करते हैं b माइनस माइनस, तो ये वैलिड है। इसके लिए आप दूसरा ऑपरेंड नहीं ला सकते हैं। तो a प्लस प्लस a माइनस माइनस ये कैसे करेंगे, तो मान लीजिए a की वैल्यू यार आपकी 51 है। अब आपको बिल्कुल देख के समझ आ रहा होगा a प्लस प्लस क्या करेगा। अगर मैं आपको प्रिंट एफ करके बताऊं, यहाँ पर %d करता हूं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, तो क्या करता है यार, एक वैल्यू ऐड कर देता है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं 51 को इसने 52 कर दिया। 52 क्यों करा, क्योंकि a प्लस प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका ये मतलब होता है, मतलब इसने 1 ऐड कर दिया। उसी तरह आप देख के समझ सकते हैं यार a माइनस माइनस क्या करेगा, a माइनस माइनस आपका 1 कम कर देगा। तो अगर मैं करता हूँ a माइनस माइनस को रन करते देखता हूँ तो यहाँ पर 51 का आपने 50 बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारे के सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर हो चुके हैं। अब हम यार आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स में। दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स है आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको नाम से समझ आना चाहिए, रिलेशन बताएगा। ठीक है, रिलेशन कौन सा रिलेशन, 2 ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको बताता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ये बता सकता है कि क्या दोनों ऑपरेंड आपके बराबर है, क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये इससे बड़ा है, क्या फर्स्ट वाला
ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेकंड वाला या फिर सेकंड वाला इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फर्स्ट वाला, क्या दोनों अलग अलग है, ये भी आपको बताता है। तो सबसे पहले आता है डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू अगर आप दो के बीच में कर देते हैं, मतलब ए डबल इक्वल्स टू बी, तो बता देगा यार कि दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका नॉट इक्वल्स टू। प्रोग्रामिंग में नॉट को हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क बताते हैं अपन, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू मतलब ये बता देगा क्या दोनों इक्वल्स टू है या नहीं, मतलब कि दोनों नॉट इक्वल्स टू है या नहीं, ठीक है। जैसे 6 नॉट इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये क्या बताएगा। डबल इक्वल्स टू में तो ये बता देगा ठीक है ट्रू है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू में फॉल्स बता देगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर स्मॉलर देन इक्वल्स टू, फिर आपका ग्रेटर देन, फिर आपका स्मॉलर देन। तो इनको सबको एक बार करके देख लेते हैं। जैसे हमने लिया था A 51 और B ले लेते हैं 52। अब यहाँ पर हम करते हैं यार प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ करके ही देखेंगे। यहाँ पर प्रिंट एफ अगर आप करते हैं, यहाँ पर आप प्रिंट एफ करते हैं A डबल इक्वल्स टू B, तो इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आपका निकल के आता है यार, यहाँ पर इसको रन करता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं आपको आंसर मिल रहा है 0। यहाँ पर आपको 0 आंसर क्यों मिला, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर 0 ही क्यों मिला, तो यहाँ पर क्या होता है ट्रू का आपको मिलता है 1 और फॉल्स का आपको मिलता है 0, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको ट्रू का मिलेगा 1, फॉल्स का मिलेगा 0। अगर मैं इसको कर देता हूँ नॉट इक्वल्स टू मतलब यहाँ पर ये ट्रू हो जाता है, तो आपको आंसर मिल जाता है 1, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो क्या A B से बड़ा है, तो आपको फिर से 0 मिल गया। स्मॉलर देन इक्वल्स टू अगर करूं मैं, तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू में आपको 1 मिल जाता है, क्योंकि ये ट्रू है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके सारे जो है लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत ईजी है आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स समझ आ गया होगा, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको कंपेयर करना था। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है यार, इसमें डबल इक्वल्स टू आएगा हमेशा, ठीक है। आप सिंगल इक्वल्स टू लगा के रिलेशनल ऑपरेटर नहीं कर सकते, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ेंगे सिंगल इक्वल्स टू क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके 3 टाइप के होते हैं, एंड, एक होता है आपका नो और फिर होता है आपका नॉट। नॉट हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, बट किसी ऑपरेटर में नहीं, आपने उसको रिलेशन के साथ मतलब इसके साथ यूज किया था। लेकिन अगर आप नॉर्मल नॉट करें तो ये चीजें पलट देगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एंड की। एंड फिर आपका और, तो ये क्या करता है लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब कि अगर एक ट्रू है, ठीक है, यहाँ पर लॉजिकल टेबल बनती है। अगर एक ट्रू है दूसरा ट्रू है तो तीसरा भी ट्रू होगा। एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो तीसरा फॉल्स होगा। एक ट्रू है दूसरा, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो तीसरा फॉल्स होगा, और दोनों ही फॉल्स है तो फिर यहाँ पर आपका फॉल्स होगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एंड की टेबल बना रहा हूँ। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर दोनों ट्रू है तभी एंड ट्रू होगा। उसी तरह से और में क्या होता है, अगर एक भी उसको ट्रू मिलता है तो वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू होगा, यहाँ पर ट्रू होगा, क्योंकि एक भी अगर ट्रू मिलता है तो वो ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाले में भी ट्रू होगा, फोर्थ वाले में फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये एंड और है। अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे यार, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये है A स्मॉलर देन इक्वल्स टू B, यहाँ पर मुझे एंड और परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर परसेंट ही लगा देता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर में लिख देता हूँ ये, इसके बाद लिख देता हूँ एंड, इसको मैं एक और ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा मैं ब्रैकेट लगा के कैसे अलग अलग चीजें बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा के लिख दूंगा A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ यार रन। इसको मैं रन करूंगा तो आपको आंसर मिलेगा 0। अब इसका आंसर 0 कैसे आया, मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, A इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू B, है ना। क्या ये ट्रू है, क्या 51 52 से छोटा है, जी हाँ ये ट्रू है। A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, क्या ये ट्रू है, जी नहीं ये फॉल्स है। तो इसने दिया 1, इसने दिया 0। अब 1 और 0 का हम एंड करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या आएगा यार, आपका आंसर 0 आएगा। एंड में क्या होता है, एक भी 0 आ गया तो 0 आ जाएगा। और में क्या होता है, अगर यही और करवाते तो आपका आंसर 1 आता, ठीक है। तो हम यहाँ पर करवा के देख लेते हैं। यहाँ पर हम और अगर करवाते हैं, यहाँ पर और के लिए आपको पाइप सिंबल लगाना पड़ेगा 2 बार। इसको अगर मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हैं आपका आंसर जो है वो 1 आया है, ठीक है। अब इस पूरे को अगर मैं एक और ब्रैकेट में लगा दूं और उसके आगे में और नॉट लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा। नॉट मतलब आपको बेसिकली ये समझना है कि अगर नॉट में क्या होता है, नॉट ऑफ 0 इज 1 एंड नॉट ऑफ 1 इज 0। मतलब यार कोई भी एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट हो रहा है, इवेल्युएट होके अगर वो 0 दे रहा है और आगे आपका नॉट लगा हुआ है तो उसको यार 1 कर देगा, ठीक है। नॉट मतलब उसको पूरा बदल देगा,
है ना। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको तो आपको आंसर मिलेगा यार 0। इसी एक्सप्रेशन का पहले आपको आंसर मिल रहा था 1, लेकिन अब उसी एक्सप्रेशन का आपको आंसर मिल रहा है 0। क्यों? क्योंकि नॉट ने उसको पलट दिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी नॉट की। और बस इसी के साथ यार हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यार असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। अब नाम से आपको समझना है असाइनमेंट। असाइनमेंट हम बहुत देर से करते आ रहे हैं। कैसे करते आ रहे हैं? इंट ए इज इक्वल्स टू 51। यहां पर देखिए इंट ए इज इक्वल्स टू 51। इज इक्वल्स टू का मतलब है ए में 51 डालो, बी में 52 डालो। ठीक है, जैसे हमारा एक डब्बा रखा हुआ है चाय पत्ती का, उसमें हम चाय पत्ती डाल रहे हैं। दूध का डब्बा रखा है उसमें दूध डाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। ए में 51 डाला, बी में 52 डाला, इसको बोलेंगे हम असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं आपके, फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए सिंगल इक्वल्स टू, डबल तो आपका रिलेशनल हो गया, सिंगल इक्वल्स टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद प्लस इक्वल्स टू, उसके बाद माइनस इक्वल्स टू, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, उसके बाद डिवाइड इक्वल्स टू, इसी तरह से आपके मॉड्यूलस इक्वल्स टू। अब इन साथ में इक्वल्स टू क्यों लगा रहे हैं आप, प्लस माइनस, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ आप इक्वल्स टू क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको मैं फटाफट से आपको समझा देता हूं, बहुत इजी है। ठीक है, असाइनमेंट आपका इक्वल्स टू आपको समझ आ गया होगा, ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसी तरह से यार अगर मैं लिखता हूं ए प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप डिकोड करें, इसको अगर आप तोड़े तो आपको ऐसा मिलेगा a इज इक्वल्स टू ए प्लस 5। ठीक है, a इज इक्वल्स टू ए प्लस 5, इसका मतलब ये होता है। बेसिकली कैसे चलता है, a प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब यार a इज इक्वल्स टू ए प्लस 5। ठीक है, ऐसा चलता है, बिल्कुल स्माइली बन रहा होता है आपका। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए a माइनस इक्वल्स टू 10, तो इसका होता है a इज इक्वल्स टू ए माइनस 10। इसको लिखेंगे हम a इज इक्वल्स टू ए माइनस 10। अब इन सब का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब मैं आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास यार a में था 5, a में मेरे पास 5 रखा हुआ है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये a का मेरा डब्बा है, डब्बे में वैल्यू 5 है। उसके बाद मैं लिखता हूं यार a प्लस इज इक्वल्स टू 10, तो इसको अगर आप स्माइली बनाए तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू, a क्या था पहले 5 प्लस 10, ये हो गया यार 15 आपका। ठीक है, तो ए की वैल्यू 15 हो गई। बेसिकली इतना बड़ा लिखने की, इतना बड़ा यहाँ पर आपने लिखा इतना बड़ा, उसके लिए आपने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, कहा मैं ए में 10 वैल्यू ऐड करता हूँ, ए में ही ऐड करना है, तो आपने डायरेक्ट लिया ए प्लस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस तरह से आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। सेम चीज आप माइनस के साथ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के साथ कर सकते हैं। इसको एक बार प्रोग्रामेटिकली आपको यार करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कैंसिल, और यहाँ पर मैं करता हूँ यार प्रिंट एफ, डायरेक्ट मैं प्रिंट एफ करता हूँ %d। ये भी एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। डायरेक्ट मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ %d, फिर कॉमा करके यार a प्लस इक्वल्स टू 10। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ रन। आप यहाँ पर देख सकते हैं 61 आपका आ चुका है। इसका एक और तरीका ये था यार, a प्लस इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पर 10 करता हूँ, फिर यहाँ पर डायरेक्ट मैं a प्रिंट करता हूँ, तो भी वो 61 ही आता, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक बार, तो आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। जैसे प्रिंटफ जाता है ना यार, वो इस साइड से शुरू होता है, तो सबसे पहले इसको इवेलुएट करेगा। इसको जैसे ही करेगा a प्लस इक्वल टू 10, a में पहले से था यार 51 प्लस 10 आपका हो गया था 61। तो ठीक है, 61 उसकी a की वैल्यू हो गई। अब वो उसको प्रिंट कर देगा, इसलिए हमें यहाँ पर पहले भी आपको 61 मिल गया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गया यार प्लस की। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई, इसको अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई, उसको रन करता हूँ, तो 51 इंटू 10 कितना होता है, 510 आपका आउटपुट आ गया। उसी तरह से इसको अगर मैं कर देता हूँ मॉड्यूलस, तो यहाँ पर क्या होगा यार, ए में क्या हो जाएगा 51 मॉड्यूलस 10, जो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इतना ही था यार असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। अब हम अगले ऑपरेटर की बात करते हैं, MISC ऑपरेटर। MISC ऑपरेटर में क्या होता है यार, आपकी 4 चीजें होती है। पहली होती है यार आपकी एंड, M%, इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ, इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। फिर आपका होता है पॉइंटर का ऑपरेटर। ठीक है, अभी पॉइंटर क्या होता है हम पढ़ेंगे फटाफट से। फिर होता है यार आपका पॉइंटर हो गया, एड्रेस ऑफ हो गया। अब आपका होता है यार साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, उसको हम MISC कैटेगरी में करते हैं, मिस्क ऑपरेटर की कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर को।
उसके बाद आपका लास्ट वाला ऑपरेटर होता है वो होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर अभी हम इफ एल्स पढ़ेंगे, उसमें फटाफट से मैं आपको बता दूंगा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। एड्रेस ऑफ और पॉइंटर हम पॉइंटर में पढ़ेंगे, उसमें आपको बता दूंगा। साइज ऑफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, साइज ऑफ में आपको सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू डालनी होती है, वेरिएबल का नाम डालना होता है, सॉरी वेरिएबल का नाम डालेंगे आपको उसकी साइज मिल जाएगी बाइट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिक्स्ड ऑपरेटर्स भी अपना कवर कर लिया है। कौन कौन से यार, साइज ऑफ सबसे पहला कर लेते हैं, फिर आपका यार एड्रेस ऑफ, फिर आपका यार पॉइंटर ऑपरेटर, फिर आपका लास्ट में कौन सा ऑपरेटर होता है यार, आपका होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये दोनों साथ में है, ध्यान रखिए ये दोनों साथ में, ठीक है। तो यार यहाँ पर आपके ऑपरेटर्स खत्म हो जाते हैं और यहाँ तक आई होप आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज है वो आ चुकी होगी, ठीक है। एक बेसिक आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि यार इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम लिखे तो वो आपको कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। प्रिंटफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं यार, जैसे हम लिख रहे थे यार वेरिएबल की हमने बात करी, इंट इज इक्वल टू हम 10 लिख रहे थे, उसके बाद ए को यार बहुत आसानी से आप 21 कर देते थे। अब मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में क्या है, जैसे मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, तो मान लीजिए वो एक नंबर ही है आपका, ठीक है। तो इंट REG नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है मान लीजिए 324124, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब आप चाहते हैं यार ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चेंज ना हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यार कांस्टेंट। कांस्टेंट आपने सुना ही होगा, इंग्लिश का वर्ड है। कांस्टेंट मतलब होता है यार हमेशा स्थायी, हमेशा मतलब कभी भी चेंज ना हो। तो कांस्टेंट कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेंज नहीं होना देना चाहते हैं तो आप उसको कांस्टेंट कैसे करेंगे, उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं, दो तरीके कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका होता है यार, सबसे पहला तरीका होता है कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड, और दूसरा तरीका होता है आपका डिफाइन। अब डिफाइन क्या होता है वो भी अब फटाफट से आपको बता देते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड की बात करें तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर इंट रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या चेंजेस करूं मैं कि वो कभी चेंज ना हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्स्ट लगा देना, आगे कॉन्स्ट लगा देंगे। और अगर आप यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करते हैं REG नंबर इज इक्वल टू मान लीजिए 121 ऐसा कुछ भी आप करने की कोशिश करते हैं, फिर आप करते हैं printf और आप करेंगे यार %d, उसके बाद में कॉमा दे करके REG नंबर लिखता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको रन। इसको रन करते ही मुझे एक एरर मिल जाएगा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली। रीड ओनली मतलब कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको जो वेरिएबल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका सिर्फ रीड ओनली है, मतलब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया, आपको सिर्फ CONST कॉन्स्ट लिखना है, किसी भी वेरिएबल के आगे वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये हो गया हमारा यार पहला तरीका। अब क्या करना है यार, आप दूसरा तरीका यूज करिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, इसी REG नंबर को ही आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन मतलब क्या होता है, अब इंट मेन के ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर जहां हमने #include stdio.h करा था, इसका मतलब क्या था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, #include का मतलब यहीं पर हम डिफाइन करेंगे। अब यार हम पूरा ग्लोबली, ठीक है, डिफाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल, किसी भी एक यहाँ पर कह सकते हैं वेरिएबल लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल को, तो हम करते हैं डिफाइन। उसके बाद हम लिखते हैं नाम, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आता, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आता, आपको ध्यान रखना है। तो नाम था यार हमारा REG नंबर, उसके बाद उसकी वैल्यू, तो वैल्यू थी यार 3122421, ये उसकी वैल्यू हो गई। तो बस इतना, बस खत्म, नो सेमीकोलन नो इक्वल्स टू, बस इतना ही था REG नंबर। अब अगर इसको आप रन करते हैं तो आपको फिर से दिखेगा L वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। इसका मतलब यही है बेसिकली कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं और सिंपली इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो आपका प्रिंट हो रहा है, आपने ऊपर डिफाइन करा है लेकिन आपका प्रिंट नीचे प्रिंट हो रहा है। 3122321 आपका बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कांस्टेंट क्या होता है और किस तरह से हम चीजों को रोक सकते हैं चेंज होने से। आपको बहुत काम आएंगे यार प्रोग्रामिंग, अगर आप आगे जाते हैं कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीजें काम आती है। अब जैसे मान लीजिए आपने अभी तक क्या यूज किया, आपने यूज किया है यार printf में हम क्या करते हैं %d और उसके बाद हम लिख देते हैं REG और फिर लिखते हैं नंबर, उसके बाद हम इसको रन कर देते हैं। अब यार REG नंबर किसने डिसाइड किया, REG नंबर किसने डिसाइड किया, मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे यार सबसे ऊपर हमने डिसाइड किया। हम कौन है, प्रोग्राम बनाने वाले हैं। अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि क्या नंबर क्या है, ठीक है। सामने वाले से आप पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए आप प्रोग्राम बनाते हैं, स्टूडेंट को वो प्रोग्राम देते हैं, स्टूडेंट तो अपना नंबर डालेगा ना, आप खुद का नंबर क्यों डाल कर रखेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप खुद का क्यों रखेंगे, स्टूडेंट अपना खुद का डालेगा, तो वो कैसे डालेगा, उसको बोलते हैं इनपुट, मतलब इनपुट, ठीक है।
हम प्रिंट एफ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को हम क्या करते हैं, एक मैसेज देते हैं कि यार एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टूडेंट को मैसेज दे दिया एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब इनपुट कैसे लोगे, तो इनपुट लेने के लिए कुछ नहीं करना है। प्रिंट मतलब क्या होता है, आउटपुट देना। तो प्रिंट के अपोजिट कर दो। प्रिंट कर रहे हैं, आप स्कैन कर लो। स्कैन मतलब होता है इनपुट लेना, तो आप कर देंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ जैसे ही करेंगे, एफ वही है आपका फॉर्मेटेड, ठीक है। तो स्कैन एफ जैसे ही करेंगे, वो आपसे पहले पूछेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। जी हाँ, आपको जैसे इंटीजर इनपुट लेना है तो आपको परसेंटेज डी देना पड़ेगा। परसेंटेज डी मैं कर देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं आपका आरईजी नंबर। आरईजी नंबर आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बना देता हूं यार इंट आरईजी नंबर, और फिर उसके बाद उसमें मैं वैल्यू अभी नहीं देता क्योंकि वैल्यू तो मैं यूजर से लूंगा। अब यहाँ पर हमने कर दिया। अब क्या होता है यार, आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। जैसे आप स्कैन एफ करते हैं और परसेंटेज डी लिखते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर आप लिखते हैं आरईजी नंबर। ये मैं स्कैन एफ की बात कर रहा हूँ। स्कैन एफ में अगर आप ये करते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर आपको एड्रेस लगाना पड़ेगा, M% लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। प्रिंट एफ में आपको M% नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन इनपुट लेते वक्त आपको M% लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यार बहुत इजी है इनपुट लेना। हम फटाफट से यहाँ पे लगा देते हैं स्कैन एफ में M%। उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपसे उसने पूछा एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले ये वाली लाइन जो एग्जीक्यूट हुई है, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर उसने बोला है। उसके बाद आप नंबर डालेंगे, जैसे 343434 आपने नंबर डाला। जैसे ही आप एंटर करते हैं वो वही प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा खूबसूरत मैं लिख देता हूँ द रजिस्ट्रेशन नंबर इज, और ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी मैं कर देता हूँ यार नेक्स्ट लाइन, और इसको कर देता हूँ मैं रन। अब यहाँ पर मैं एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ यार 12345, द रजिस्ट्रेशन नंबर इज 12345। बढ़िया, उसने पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रिंट करके दे दिया, आपने उसको इनपुट दे दिया। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई यार, यूजर इनपुट हम कर चुके हैं कवर। आई होप आपको यूजर इनपुट समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट यार आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेटमेंट पे, अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बात आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या हुआ कि सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट हुई है ना, उसके बाद ये वाली लाइन, उसके बाद ये इसने इनपुट ले लिया, फिर ये वाली लाइन आउटपुट चले गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो हमारा कंट्रोल मतलब जो फ्लो है ना हमारा, इसको बोलते हैं फ्लो, ठीक है। फ्लो, ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो। अब इसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं फ्लो कंट्रोल। हम फ्लो कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। फ्लो को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यार आप यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ की। तो यार हिंदी भाषा समझते हैं इफ क्या होता है। इफ मतलब हिंदी में होता है अगर। तो यार बेसिकली मान लीजिए आपका फ्लो जो है यहाँ से ऐसा का ऐसा 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 नीचे आ रहा है, बीच में उसको इफ मिल जाता है। बीच में उसको इफ मिल जाता है मतलब कि प्रोग्राम बोलना चाह रहा है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो ना तभी इसमें आप जाइए, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी उस ब्लॉक में जाइए। कौन सा ब्लॉक मैं भी आपको बता देता हूँ कोड करके, कौन सा हमारा ब्लॉक है, कैसे उसमें जाना है, कैसे बाहर निकलना है, सारी चीजें देख लेते हैं फटाफट से। ये पूरा आपका कोड मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाला कोड मैं आपका हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ उसको। आउटपुट आपका थोड़ा सा जो है नीचे चले जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यार। पहले सबसे पहले मान लीजिए आपकी उम्र 15 साल या फिर 16 साल है, ठीक है। आप वोट करना चाहते हैं, आप वोट करने जाते हैं, वो आपसे पूछता है वोटर आईडी कहाँ है, आपकी उम्र कितनी आपसे पूछता है, आप बोलते हैं 16 साल। वो बोलेगा नहीं आप वोट नहीं कर सकते। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप 18 साल से नीचे के हैं। तो यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दी ना, उसने बीच में बैरियर लगा दिया, अगर आप 18 से ऊपर के हैं तभी आप आगे जा पाएंगे, ठीक है। बेसिकली उसने क्या करा, आपकी जो एज थी, आपकी एज थी वो थी आपकी 16। उसने कंडीशन लगा दी इफ के बाद कंडीशन क्या है, एज इज ग्रेटर देन 18। इसको बोलते हैं सिंटेक्स, इफ का सिंटेक्स। तभी आप जो है यहाँ पर लिख देंगे वोट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पूरा मैंने इफ का सिंटेक्स बना दिया आपके लिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको लिखना है इफ, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है इफ, फिर आपको देनी है यार कंडीशन। कंडीशन में सी से लिख देता हूँ। सबसे पहले देखना है इफ लिखना है, फिर आपको कंडीशन देनी है। उसके बाद यार आपके कर्ली ब्रेसेस खुल जाएंगे, जैसे आपके इंट मेन में खुले ना कर्ली ब्रेसेस, उसी तरह से आपके इफ में भी कर्ली ब्रेसेस खुल जाएंगे। इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी,
ठीक है। ट्रू फॉल्स कैसे हो गया मैं भी आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम आपका करके हम देख लेते हैं एज वाला, मतलब बेसिकली वोट वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इंट एज इज इक्वल्स टू 16 बरस का कर देते हैं आपको। उसके बाद क्या करते हैं, इफ, सबसे पहले क्या करते हैं, इफ लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको स्निपेट मिल जाएगा, कोड स्निपेट फॉर इफ आपको VS कोड मिलेगा। जैसे आपको इसको एंटर करेंगे वैसे ही आपको उसने बड़ी खूबसूरती से लिख के बता दिया इफ, फिर अपने कंडीशन बता दिया है, फिर उसने अंदर कोड बता दिया। लेकिन हम स्निपेट नहीं लेंगे, हम खुद से लिखेंगे। हम लिखते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट में यार आ जाता है कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो हम लिख देते हैं एज ग्रेटर देन 18, ये हमारी कंडीशन है भाई साहब। उसके बाद अब यहाँ पर कोई भी कोड लिखो आप, सिंपल सा प्रिंट एफ भी लिखेंगे ना अगर, तो भी वो चलेगा। यस लिख देते हैं, ठीक है, यस। उसके बाद अब कर देते हैं इसको रन। इसको रन करने से क्या हुआ यार, कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ भी नहीं आया, तो क्या हुआ, हमने फ्लो को कंट्रोल कर लिया कि अगर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आया, ठीक है भैया एज में आपका 16 है। उसके बाद यार यहाँ पर आया तो उसने चेक करा कि क्या मेरी एज 18 से बड़ी है, तो नहीं, वो फॉल्स हो गया, तो वो अंदर नहीं गया। तो फ्लो कंट्रोल को आपने यहां से डायरेक्ट बाहर भेज दिया, यहां पर आपका फ्लो कंट्रोल कभी आया ही नहीं। इस तरह से हम कंट्रोल करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा अंदर जाने के लिए आपको एज को, मतलब आपको बड़ा होना पड़ेगा ना वोट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको 21 साल का कर देते हैं। तो अब इसको अगर इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका यस प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर मान लीजिए यार ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या, तो अगर इफ ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो क्या, तो हम करते हैं एल्स। एल्स मतलब कि इसके अलावा, है ना, एल्स मतलब अलावा। तब आप प्रिंट कर दो यार कि नो प्रिंट कर। बेसिकली यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल टू वोट। और फिर उसी तरह से बेसिकली मैं कर देता हूँ नीचे नॉट एलिजिबल टू वोट। इसी को कॉपी पेस्ट करके, इसको कॉपी करा, नीचे मैंने कर देता हूँ यार पेस्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ यार नॉट एलिजिबल टू वोट। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूं अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एरर आ रहा है, सेमी कॉलन मैंने नहीं लगाया था। इसको मैं रन कर देता हूं। आप देख सकते हैं आप एलिजिबल है वोट के लिए। और अगर मैं ऊपर की कंडीशन को कर देता हूँ 21 को कर देता हूँ 17, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए। इस तरह से आपका पूरा इफ एल्स चल रहा होता है। इसमें आप नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो प्रिंट हो गया, अंदर आप लगाते हैं इफ एज इज इक्वल्स टू 18, तो आप यहां पर कर दें प्रिंट एफ नाइस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको अगर मैं रन करूं तो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूं 18, तो यार वो कभी अंदर जाएगा ही नहीं, पहली बात, ठीक है। यहां पर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इफ एज इज ग्रेटर देन 21, यहां पर 21 करना पड़ेगा, तब वो अंदर जाएगा, है ना। मतलब 18 से भी बड़ा है और 21 से भी बड़ा है तब, तो अभी नहीं जाएगा। अभी इसको रन करता हूं तो नहीं जाएगा। इसको मैं कर दूं अगर 23, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एलिजिबल टू वोट भी मिला और नाइस भी मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस आउटपुट को, आपको एलिजिबल टू वोट भी मिला और नाइस भी मिला। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप, सॉरी नेस्टेड इफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। इसका मतलब क्या होता है, एज 18 से बड़ी थी, ट्रू हो गया, अंदर गया, एलिजिबल टू वोट प्रिंट करा, फिर से एक और उसको इफ कंडीशन मिल गई, तो वो देख रहा है क्या एज मेरी 21 से बड़ी है, जी हाँ ट्रू हो गया, तो वो अंदर गया, उसने नाइस आपको प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो हमने नेस्टेड इफ एल्स भी देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं लूप्स की, ठीक है। तो लूप्स क्या होते हैं, लूप्स यहाँ पर लिख देता हूँ लूप्स। लूप्स मतलब होता है आपका आइटरेशन, ठीक है, आइटरेशन। आइटरेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंपल भाषा में आपको अगर मैं बताऊं तो यार आइटरेशन मतलब होता है रिपीटिशन। क्या होता है आपका, रिपीटेशन। अब रिपीटेशन क्या होता है आपको बिल्कुल इजीली आपको पता होगा, इंग्लिश भाषा का वर्ड है, बार बार किसी चीज को करना, है ना। इसको हम बोलते हैं लूप्स। तो अब लूप्स कैसे काम कर रहे होते हैं हम देख लेते हैं। लूप्स कितने टाइप के होते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो लूप आपका होता है, एक फॉर लूप होता है, फिर एक होता है आपका व्हाइल लूप, फिर एक होता है आपका डू व्हाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप से यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप की सबसे पहले बात कर लेते हैं। फॉर लूप क्या होता है, तो यार फॉर लूप में आपको ऐसा समझना है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स की, ठीक है। लूपिंग आपको करनी है, लेकिन सिंटेक्स क्या होने वाला है, सिंटेक्स आपका ऐसा होगा, ठीक है। इफ में भी ऐसे ही सिंटेक्स था, फॉर में भी ऐसे ही सिंटेक्स है, बस बीच में आपको यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, आपको तीन चीजें देनी पड़ती है।
यहाँ पर मान लीजिए पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज। अब यार क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यार फर्स्ट थिंग आपको देनी पड़ती है इनिशियलाइजेशन। जैसे मान लीजिए आप चलाना चाहते हैं लूप को 10 बार, आप चलाना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 बार आप कोई ना कोई काम करवाना चाहते हैं आपके कोड से। तो आप 10 बार कैसे चलाएंगे, उसका आपको एक काउंटर रखना पड़ता है। तो उस काउंटर को हम यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। जो भी आप काउंटर रखते हैं उसको सबसे पहले हम काउंटर ले लेते, बेसिकली हम आई काउंटर लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आई को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से। आप कहीं से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर 5 से इनिशियलाइज करेंगे तो ये 5 बार चलेगा, ठीक है। 0 से हम इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद यार सेकंड वाली चीज में हम लिखते हैं कब तक चलाना है, तो हम लिखते हैं a स्मॉलर देन 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 से इनिशियलाइज करा है और 10 तक मैं ले जा रहा हूँ, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद नहीं जाएगा क्योंकि स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू नहीं है। उसको आप काउंट करें तो आपके 10 आइटरेशंस हो चुके हैं। तो ये होगी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है यार, आई प्लस प्लस, मतलब कि उस काउंटर को आपको आगे कितने स्टेप्स में बढ़ाना है। आई प्लस प्लस करते हैं तो 1 स्टेप, आई प्लस 2 करते हैं तो 2 स्टेप, 2 स्टेप करेंगे तो आपका 5 बार लूप चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपका फ्लो होता है, बेसिक आपका सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। फॉर लूप चलाना कैसे है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम करते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन 10, उसके बाद आप लिखते हैं आई प्लस प्लस, उसके बाद ये खोल देंगे। अब हमेशा ध्यान रखें हम जो आई यूज कर रहे हैं उसको हम पहले कर देंगे इनिशियलाइज, इंट आई, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए बेसिक समय प्रिंट एफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ हेलो, और इसको मैं रन कर देता हूँ। अब देख सकते हैं आपका 10 बार हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 10 बार हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ नेक्स्ट लाइन तो आपकी 10 लाइनों में हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 बार आपका हेलो प्रिंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, फॉर लूप चला, आई 0 पर था, आई आपका काउंटर है, 0 से 10 तक उसने लूप चलाया है और अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे ना वो आपका एग्जीक्यूट होगा जितनी बार आपका लूप चल रहा है। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आई की वैल्यू बार बार देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, आई इक्वल्स टू, यहाँ पर %d लगा करके यहाँ पर आप लगा देंगे बाहर आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू भी आप देख सकते हैं। तो अगर इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हेलो आई इक्वल्स टू 0, हेलो आई इक्वल्स टू 1, फिर लास्ट में हेलो आई इक्वल्स टू 9। यहाँ पर अगर मैं इसको कर देता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो आपका 11 बार लूप चलेगा और लास्ट में आपका 10 आएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी फॉर लूप की। अब हम बात कर लेते हैं यार वाइल लूप की। वाइल लूप क्या होता है और अलग अलग प्रकार से लूप लाने की क्या जरूरत पड़ी। आप फॉर लूप से भी काम करवा सकते थे। तो यार वाइल लूप में यार क्या होता है, यहाँ पर हम काउंटर चला रहे हैं कि यार कितनी बार चलना चाहिए, पर वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। वाइल लूप में एक कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जब तक, क्योंकि वाइल का मतलब ही होता है ना, हिंदी में अगर करें तो वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक, ठीक है। तो जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना तब तक आप चलते जाओ, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, वाइल, उसके बाद आप लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद आप बेसिकली इसको खोल देते हैं, है ना। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट आई को आई रहने देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ यार वाइल। अब जैसे मान लीजिए इसने फिर से मेरे को स्निपेट से पूरा कोड करके दिखा दिया, मुझे नहीं चाहिए भैया तेरा कोड। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऐसा फिर ऐसा। यहाँ पर क्या होता है, वाइल के अंदर सबसे पहले हम देंगे कंडीशन, कंडीशन जो ट्रू होनी चाहिए, कंडीशन जो हमेशा ट्रू होगी तभी वाइल लूप चलेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है वाइल लूप से वो बाहर आ जाएगा। तो मान लीजिए कंडीशन देते हैं ग्रेटर देन 10, आई जो है जब तक मेरा 10 से बड़ा हो वो चलना चाहिए। तो शुरुआत हम करते हैं आई की ऊपर, मान लीजिए 20, शुरुआत हम करते हैं 20। तो जब तक आई 10 से बड़ा होना तब तक ये लूप चलना चाहिए। लूप में हम कर देते हैं प्रिंट एफ में लिख देते हैं ओके और लाइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक आई 10 से बड़ा होगा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये नहीं, मतलब ये चलेगा लेकिन इनफाइनेटली चल जाएगा। अब भैया इनफाइनेटली कैसे चल जाएगा, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आई सबसे पहले क्या था, 20 था मान लिया, वाइल आई इज ग्रेटर देन 10, मतलब कि आई इज ग्रेटर देन 10 जब तक ट्रू हो गया। तो यहाँ तो यार 20 इज ग्रेटर देन 10, अंदर गया, ओके प्रिंट करा, फिर बाहर आया। आई की वैल्यू तो यार 20 ही है ना, आई की वैल्यू तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, तो आई तो हमेशा से ही 20 है।
आई की तो आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो वो तो हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। तो ये बार 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 अंदर जाएगा और इनफाइनेटली लूप चल जाएगा। इसको मैं रन करूं तो मेरा सिस्टम ये रोक देगा बिल्कुल ही। आप इसको रन करते हैं और आप देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर इनफाइनेटली लूप चल गया, ठीक है, बिल्कुल ही रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर मुझे इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसको कंट्रोल सी से आप टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरा पीसी आवाज भी करने लग गया था इतने से में। यहाँ पर कंडीशन क्या देनी पड़ेगी आपको? कंडीशन देनी पड़ेगी यार, आई को आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? 20 से 10 तक कैसे जाएगा? 20 से 10 तक जाने के लिए आई को धीरे 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 माइनस करना पड़ेगा। एक एक से माइनस करते हैं और 10 के पास ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं आई माइनस माइनस, हमने यूनरी ऑपरेटर में पढ़ा था। आई माइनस माइनस करके इसको रन करता हूं तो बेसिकली आपका 10 बार प्रिंट हुआ, ओके, ठीक है। मैं यार यहाँ पर आई की वैल्यू पे प्रिंट करवा लेता हूँ, मुझे दिख जाएगा आई क्या चल रहा है, उसका स्टेटस। यहाँ पर करते हैं आई, इसको मैं करता हूँ रन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके 20 से लेकर के ओके 10 तक। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं करा, ग्रेटर इक्वल्स टू करेंगे तो ओके 20 से लेकर ओके 10 तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा आई होप। तो यार वाइल लूप आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं डू वाइल के बारे में, ठीक है। तो वाइल जैसा ही आपका डू वाइल है। भैया क्या डिफरेंस है डू वाइल और वाइल में? तो बेसिकली एक ही डिफरेंस है, बस एक ही डिफरेंस है। वो क्या है? डू वाइल क्या करता है यार, मैं आपको करके दिखाता हूँ डू वाइल क्या करता है ना। बेसिकली ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, डू वाइल आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसी के नीचे मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं डू वाइल। डू वाइल ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक बार आपको ध्यान रखनी है, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डू का स्निपेट देख सकते हैं। डू पहले आएगा, वाइल उसके नीचे आएगा, देख सकते हैं। डू उसके बाद वाइल, तो हम लिखते हैं डू, उसके बाद आप डायरेक्ट खोल देते हैं इसके कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में लिखते हैं वाइल। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं 10 लिख देता हूं। यहाँ पर लगाना है सेमी कॉलन, उसके बाद आपको बीच में देनी होती है कंडीशन प्रिंट एफ। यहाँ पर लिख देते हैं ओके, उसके बाद हम लिख देते हैं परसेंटेज डी और यहाँ लिख देते हैं आई, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या थी? 20 थी और डू के अंदर हमने लिखा प्रिंट एफ ओके आई की वैल्यू। अब जब तक आई जो है 10 से बड़ा है तो इसके अंदर हमको लॉजिक देना पड़ेगा आई माइनस माइनस का, ताकि हमारा आई जो है वो कम होते रहे और हम इसको रन करें अगर तो हमको सेम आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। आपको सेम आउटपुट मिलेगा ओके 20, ओके 19, 18 से लेकर के 10 तक। अब ये डिफरेंस आपको कहाँ समझ आया? डिफरेंस समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ यार आई को 10 से बड़ा था ना तभी वो अंदर जा रहा था, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको 5। अब इसीलिए आप बोलेंगे यार ये तो एक भी बार लूप नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आप गलत हो और यहीं पर है आपका डिफरेंस। आप बोलेंगे यार कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो लूप में क्यों जाएगा? तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार आपका लूप चलेगा, एक बार आपका लूप चलेगा ओके 5। अब आपका लूप क्यों चला? तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन फ्लो समझिए, ठीक है। यहाँ पर आई था आपका 5, ठीक है। सबसे पहले डू में गया, उसने ये चीज कर दी जो आपको डू में लिखा है ना, वो एक ना एक बार करेगा, तब जाकर वो वाइल कंडीशन चेक करेगा। मतलब एक बार ये कर देगा, उसके बाद ये आएगा कि यार कंडीशन बताओ अब, ठीक है। तो कंडीशन थी आई ग्रेटर इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये बाहर आ गया। एक भी बार फिर अंदर में गया, तो अंदर कितनी बार गया? एक बार गया। तो यही डिफरेंस है आपका वाइल और डू वाइल में। मतलब डू वाइल आपका एक न एक बार तो चलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा वाइल और डू वाइल बहुत अच्छे से, और फॉर लूप की। अब हम बात करेंगे हमारे स्विच केस की, ठीक है। तो ये सब हम जो पढ़ा रहे हैं ना, ये सब फ्लो कंट्रोल है, ठीक है। फ्लो को आप कंट्रोल कर रहे हैं अलग अलग लूपिंग के थ्रू, ठीक है, इफ एल्स के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं स्विच केस की। अब बेसिकली स्विच केस क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। स्विच का एक सिंटेक्स होता है स्विच, उसके बाद आता है आपका, यहाँ पर आता है आपका वेरिएबल। जैसे मान लीजिए ए, अब यहाँ पर ए की एक वैल्यू होगी, है ना। ए की वैल्यू मान लीजिए 1 है। अब अगर लिखते हैं यहाँ पर केस, अब जब लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं केस 2, फिर लिखते हैं केस 3, ऐसे करके आप सारे केसेस लिख देते हैं। यहाँ पर इस ब्लॉक में आप लिखते हैं कोई ना कोई कोड, यहाँ पर आप लिखते हैं कोड, फिर इस ब्लॉक में लिखते हैं आप कोड, ठीक है। यहाँ भी आप कोड लिखते हैं कोई ना कोई। ये सारे डिफरेंट कोड है, ध्यान रखिए, ये सारे डिफरेंट कोड है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ए की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, जैसे ए की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं, तो ये वाला कोड रन हो जाएगा। ए की वैल्यू मान लीजिए आप 3 कर देते हैं, तो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? यहाँ पर केस 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला कोड रन हो जाएगा। समझ आ रहा है?
तो इस ए की वैल्यू की मदद से आप अलग अलग केस रन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देंगे ए, उसके बाद आप केस 1 2 3। ठीक है, इस तरह से स्विच हो रहा होता है। मतलब आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोड करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है स्विच केस। तो अब यहाँ पर आप कर लेते हैं कोड स्विच केस का। आप लिखेंगे यार सबसे पहले इंट ए। ठीक है, कोड किस तरह से करेंगे? बेसिकली क्या होता है, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, है ना, सबका एक एक नंबर होता है। संडे का मान लीजिए 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, ऐसे करके। तो इसका हम कोड करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं डे नंबर। डे नंबर इसको मान लेते हैं हम 2 लिख देते हैं। डे नंबर को 2 कर देते हैं, तो 2 क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अब हम लिखते हैं स्विच। अब देखिए स्विच का इसने पूरा करके दे दिया। इसमें ब्रेक डिफॉल्ट क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। पहले हम लिखते हैं स्विच, हम खुद से बनाएंगे स्विच। स्विच में हम लिखेंगे डे नंबर। जो भी आपको वेरिएबल लेना है, जिसका आपको केसेस करवाने हैं, उसको आप इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद आप लिखते हैं केस। सबसे पहले आप लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है केस 1 कॉलन। उसके बाद आप लिखेंगे पूरा का पूरा आपका कोड। कोड में जैसे मान लीजिए मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ यार मंडे, केस 1 को हमारा है मंडे। उसके बाद आप लिखते हैं ब्रेक। अब ब्रेक क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लिख देते हैं पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर मैं करूंगा यार प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं कर दूंगा ट्यूसडे। फिर उसी तरह से मैं करता हूँ यहाँ पर ब्रेक। उसके बाद मैं कर देता हूँ यार केस 3। केस 3 हमारा है प्रिंट एफ। केस 3 हमारा वेडनेसडे है। उसी तरह से मैं करता हूँ यहाँ पर ब्रेक। और यार बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपने डे नंबर 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। मान लीजिए आपने 7 के एक्सीड कर दिया, 8 के एक्सीड कर दिया, मान लीजिए आपने 21 दे दिया। अब स्विच केस क्या करेगा, उसके लिए एक डिफॉल्ट कंडीशन होती है। तो हम लिखते हैं डिफॉल्ट। उसके बाद हम लिखते हैं नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही लिए हैं, बाकी आप जो है समझ सकते हैं, सिर्फ 3 ही लेते हैं अभी। ठीक है, इसको अगर मैं रन करूं ना, 2 सेकंड यार, यहाँ पर दूसरा खुल गया। ठीक है, इसको अगर मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हैं आपको ट्यूसडे लिखा हुआ मिलेगा। ट्यूसडे क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर हमारा डे नंबर क्या था, 2 था। केस 2 ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए आपने उसने आपको ट्यूसडे प्रिंट करके दे दिया। अब यहाँ पर ब्रेक की क्या खासियत है, ब्रेक क्यों लिख रहे हैं, तो बेसिकली ब्रेक का मतलब क्या होता है, बाहर आना। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है बाहर आना। जैसे ही यहाँ पर डे नंबर 2 था, 2 उस केस 1 ने उसे चेक किया, नहीं मिला। केस 2 में उसने चेक किया, उसको मिल गया। तो क्या होता है, यहाँ पर पहले उसने क्या कर दिया, यहाँ पर आपका ट्यूसडे प्रिंट कर दिया। ट्यूसडे प्रिंट करने के बाद उसको मिला ब्रेक। ब्रेक उसको तभी मिलेगा जब वो केस के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड केस में वो अंदर चले गया था, तब जाकर के उसको मिला ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है, उसको वो बता रहा है कि ठीक है आपको एक केस मिल गया है, अब आप पूरा बाहर आ जाइए। तो यहाँ से उसने ये सब कुछ नहीं देखा, वो यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, ये मतलब होता है ब्रेक का। एक और मैं आपको बता देता हूँ ब्रेक का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करा उसने, 2 देखा, यहाँ पर केस 2 है, इसके अंदर गया। जैसे वो केस के अंदर जाएगा तब वो ब्रेक के अंदर जाएगा। मतलब ये वाले जो स्टेटमेंट है ब्रेक वाले, ये केस के बाद है, अंदर है। तो जैसे ही उसने ब्रेक पे गया, अब उसके नीचे का वो कुछ नहीं देखेगा, वो सीधा बाहर आ जाएगा। एक केस उसको मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे यार ब्रेक को हटा दे तो क्या होगा, तो एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैं सभी ब्रेक्स को हटा देता हूँ, ये वाला ब्रेक भी हटा देता हूँ, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इसको मैं कर देता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, नॉट फाउंड तीनों मिला, लेकिन मंडे नहीं मिला। मंडे क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो केस में गया ही नहीं। मतलब सबसे पहले डे क्या था आपका, 2 था। सबसे पहले 1 में गया, फॉल्स हो गया। 2 में गया, ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हुआ ना, वो अंदर घुस गया। अब अंदर जाकर उसने सारे प्रिंट कर दिए, क्योंकि उसे ब्रेक नहीं मिला। अगर यहाँ पर मान लीजिए ब्रेक होता तो क्या होता, इसमें अंदर घुस के वो ब्रेक से टकराता। ब्रेक उसको बोलता कि यार आपको एक बार केस मिल गया ना, बस आप जाइए। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, केस 2 में वो अंदर आया, उसने नीचे गया, उसको ब्रेक नहीं मिला, तो उसने केस 3 का भी प्रिंट कर दिया, डिफॉल्ट का भी प्रिंट कर दिया। इसलिए हमारा ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रेक लगा के अपना प्रोग्राम पूरा करते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक्स पे। तो यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे, यहाँ पर उसके बाद भी हम ब्रेक लगाएंगे, और लास्ट में भी हम केस 3 पर भी हम लगाते हैं ब्रेक। अब हम इसको रन करते हैं, हमारा बहुत ही सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं 3 देकर देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वेडनेसडे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 31 करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको डिफॉल्ट वाली कंडीशन रन हो जाएगी, नॉट फाउंड।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्विच केस बहुत ही आसानी से आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम यार आगे देखते हैं हमारे फंक्शंस को। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा यार इफ एल्स फॉर लूप वगैरह। अब हम बात कर रहे हैं यार फंक्शंस की, ठीक है। तो इसको समझना बहुत आसान है, कोई भी एनालॉजी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है, उसका एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? एक सेट ऑफ काम करता है। वो क्या करता है? आपका खाना जो है सही रखता है, प्रिजर्व रखता है, रेफ्रिजरेटेड रखता है, ठंडा रखता है। यार फंक्शंस क्या होता है? यार फंक्शंस को समझने के लिए यार जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट करवाना है हेलो, ठीक है, हेलो चैम्प्स। सेम चीज हमने जो शुरू में प्रिंट करवाई थी, हेलो चैम्प्स आपको प्रिंट करवाना है, लेकिन आपको प्रिंट करवाना है यार 10 बार आपको प्रिंट करवाना है हेलो चैम्प्स। तो आप इतनी बार कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर मैं रन करूं तो आपको हेलो चैम्प्स 10 बार मिल जाएगा। लेकिन ऐसे ही आपके कोई बड़े कोड हुए तो ये तो प्रिंटफ हेलो चैम्प्स एक लाइन का कोड है, ऐसे 10 लाइन के कोड है और उस कोड को, पर्टिकुलर कोड को आपको 10 बार प्रिंट करवाना है, तब आपका फंक्शंस का हेल्प आता है, ठीक है। तब आपका फंक्शंस का आपको हेल्प आएगा। मतलब कि क्या करेंगे आप, वो 10 लाइन ऑफ कोड जो है, ठीक है, 10 लाइन ऑफ कोड जो है आपका, ठीक है, उसको एक डब्बे में बंद करेंगे और इसको एक नाम दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए इसको आप नाम दे देते हैं माई FUN, ऐसा एक नाम दे देते हैं। तो कितना बढ़िया होगा ना कि यार 10 लाइन का कोड है और आपने इसको एक नाम दे दिया। अब सिर्फ और सिर्फ इसको एक इस नाम से बुलाएं, सिर्फ और सिर्फ इसे माई फन बोले। जब भी आपको ये 10 लाइन का कोड रन करवाना है, आप बस बोले यार माई फन, ठीक है, बिल्कुल माई फन बोले और 10 लाइन का कोड आपका पूरा का पूरा रन हो जाए। जितनी बार, जैसे मान लीजिए आप इसको 10 बार बोलते हैं, माई फन को अगर 10 बार आप बुलाते हैं तो आपका 100 लाइन का कोड 10 लाइन में हो जाएगा। इतना बढ़िया फंक्शनलिटी देता है आपको फंक्शंस, ठीक है। कैसे करेंगे फटाफट से आपको बता देते हैं। मान लीजिए हेलो चैम्प्स वाला ही आपको फंक्शन बनाना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप जाएंगे include studio.h के बाद और आप करते हैं यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे यार void my fun। अब void क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले यार यहाँ पर रिटर्न टाइप, जैसे मैंने लिखा void, ये आपका रिटर्न टाइप है। अब रिटर्न टाइप अभी हम डीप में नहीं जाते हैं, रिटर्न टाइप के बारे में जस्ट 2 मिनट में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने लिखा है my fun, ये है मेरे फंक्शन का नाम। अब फंक्शन कैसे पहचानेंगे ये फंक्शन है, तो ये होता है ये ऐसा पैरेंथेसिस होता है, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। प्रिंटफ में भी आपको ये मिल रहा है तो मतलब ये फंक्शन है। अब इसके बाद आप खोलेंगे और बंद करेंगे। बेसिकली इफ एल्स फॉर सब में यही कर रहे हैं हम, खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे आपका कोड, ठीक है। तो हमारा कोड क्या था, प्रिंटफ हेलो चैम्प्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंटफ हेलो चैम्प्स, ठीक है। अब इसको मान लीजिए यहाँ पर कॉल करवाना है। कॉल कैसे करवाएंगे, कॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉल करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है प्रिंटफ हेलो चैम्प्स सारे हटा दो और सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दो। कैसे लिखेंगे, MYFUN, माई फन और फिर पैरेंथेसिस, माई फन और फिर पैरेंथेसिस। बस इसको आप जितनी बार कॉल करवाओगे उतनी बार ये रन हो जाएगा। इसको मैं रन करता हूं तो देखिए, मान लीजिए आपको 4 बार 5 बार कॉल करवाना है, आपने सिर्फ माई फन लिखा और आपका हेलो चैम्प्स पूरा 4-5 बार आ चुका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फंक्शन में हमारा रिटर्न टाइप क्या था। तो यार रिटर्न टाइप क्या था, जैसे मान लीजिए void की जगह मैं करता हूँ इंट, है ना, इंट कर दिया। तो जैसे इंट मेन में हमने इंट करा था तो लास्ट में हम कर रहे थे रिटर्न 0। यहाँ पर मान लीजिए हम रिटर्न करते हैं 5 रिटर्न करा। इसका मतलब है कि जब जब इस फंक्शन को बुलाया जाएगा ये अपने साथ, जैसे मान लीजिए जब जब माई फन को बुलाया जाएगा, तब ये बाहर फेंकेगा 5। जब जब इसको कॉल करेंगे तब ये बाहर फेंकेगा 5, ठीक है। जैसे यहाँ पर जितनी भी बार कॉल कराए ना, ये हर एक बार बाहर फेंक रहा है 5। क्यों फेंक रहा है, क्योंकि हमने इसको रिटर्न करा। अब उसको कैसे कैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं। हमने जो 5 इससे बाहर फेंकवाया है उसे यहाँ कैसे कैच करेंगे, तो कैच करवाने के लिए यार हम इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे इंट a और यहाँ पर माई फन की वैल्यू देंगे हम 5, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे की चीजों को हटा देता हूँ और मैं प्रिंट कर लेता हूँ a में मेरी क्या वैल्यू आई है। यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए मैं करूंगा यहाँ पर a और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आप देखिए हेलो चैम्प्स, फिर आपको दिखा 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही आपने फंक्शन कॉल किया ना, ऐसे ही इस फंक्शन को कॉल किया आपने, इसने बाहर वैल्यू फेंकी 5।
वो किसने कैच करी, ए ने कैच करी। मतलब ए में अब आ चुका है 5 और आपने जैसे प्रिंट करवाया आपको 5 मिल गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली रिटर्न टाइप की। यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर इस फंक्शन को ऐसा समझे माई फन, ठीक है, ये डब्बा है माई फन। अब इसमें इनपुट तो कुछ नहीं जा रहा है पर आउटपुट ये दे रहा है 5। अब अगर इसमें आप इनपुट भी लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए मतलब बेसिकली आप उसको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर आते हैं, जैसे आपके जो पैरेंथेसिस है ना उसके अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। आर्ग्यूमेंट्स का भी डेटा टाइप होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारा जो डब्बा था माई फन का, ठीक है, यहाँ पर आपको डब्बा थ्योरम अप्लाई करनी है फंक्शन में। तो इसका जो आउटपुट था वो था आपका इंटीजर, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप लिया था इंट, है ना। तो इनपुट लेंगे उसको भी आप कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए इंटीजर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर इनपुट लेंगे और इंटीजर आउटपुट। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम कैरेक्टर लेते हैं, इंटीजर नहीं लेते हैं, कैरेक्टर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, कैरेक्टर आउट इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कैर, CHAR, उसका एक वेरिएबल का नाम दे देंगे CH। ठीक है, और इसको यार मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ हेलो चैम्प्स, और ऐसा करके %C, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यार CH। ठीक है, और रिटर्न वो बेसिकली 5 ही कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए माई फन को जहां आपने कॉल किया ना, वहां VS कोड आपको खुद बता देगा कि यार इसको एक कैरेक्टर चाहिए। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल, मतलब आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। तो कैरेक्टर के नाम पे मैं देता हूँ C, या फिर मान लीजिए कैरेक्टर के नाम पे मैं देता हूँ A। जैसे ही मैं इसको A देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेलो चैम्प्स, फिर आपको A मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, इसने क्या करा, इस डब्बे ने क्या करा, ठीक है, डब्बा थ्योरम अप्लाई कीजिए। क्या हुआ, माई फन आपका फंक्शन है, उसने इनपुट लिया यार, क्या लिया था, A इनपुट लिया था, और उसने आउटपुट दिया 5। अब उसने इनपुट का क्या करा, आपने उससे प्रिंट करवाया इनपुट, प्रिंट में आपने क्या करा, उससे A प्रिंट करवाया। तो इसलिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं मिल गया हेलो चैम्प्स A, और जो उसने रिटर्न करा वो उसने आपने बाहर आकर के उससे प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक आपका फ्लो चल रहा होता है फंक्शंस का। तो हमने देख लिया यार, यहाँ पर रिटर्न टाइप हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये बात हो गई फंक्शन की। रिकर्जन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर जो मैंने पूरा फंक्शन डेफिनेशन लिखा है, इसको यहाँ से मैं कर दूं अगर कट, और मैं कर देता हूँ इंट मेन के बाद में इसको पेस्ट, तो क्या होगा। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसको एरर मिल गया है, उसे कोई माई फन नाम का फंक्शन नहीं मिला। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ। तो क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे पहले वो मेन में गया, और मेन में जाने के बाद नीचे फंक्शन तक पहुंचे, उससे पहले ही उसे उस फंक्शन का कॉल मिल गया। समझे आप बात को, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले वो गया मेन में, ठीक है, अब वो यहाँ पर उसका कॉल आ गया, फंक्शन का कॉल आ गया, तो वहां तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, उससे पहले उसका फंक्शन कॉल आ गया। तो इसको हम बोलते हैं यार, हमको कंपाइलर को पहले बताना पड़ेगा कि हमारा माई फन नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी तक हमने बात करी थी फंक्शन डेफिनेशन की, यहाँ पर हमारा फंक्शन डेफिनेशन है। नीचे आप डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, बेसिकली सबसे ऊपर मेन के पहले आपको लिखना है यार, सेम चीज लिखना है, इंट, फिर लिखना है आपको माई फन, उसके बाद अंदर था यार आपका कैर सी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है यार, बस इतना ही। ठीक है, आपको लगा देना है सेमीकोलन, आपको कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं खोलना है, आपको सिर्फ सेमीकोलन लगाना है। इसको अगर रन करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपको फंक्शंस बनाने हैं ऊपर आप कर दो उनको डिक्लेयर। यहां मैं लिख देता हूं, इसको हम बोल रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, और नीचे हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पर क्या हो गया यार, इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉल। तो ये तीन चीजें होती है, बहुत ही बेसिक सी होती है, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इनसे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिकर्जन की। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, अपना पूरा मेन जो है उसको क्लीन कर देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले ऊपर। अब डायरेक्ट हम फंक्शन बनाते हैं, डायरेक्ट हम बनाएंगे फंक्शन void माई फन। ठीक है, माई फन ये एक इंटीजर वेरिएबल लेगा n, और क्या करेगा यार, बहुत ही बेसिक सा, जो उसको आप इनपुट दोगे वही उसको आप वो प्रिंट करके आपको दे देगा। %d लगा करके हम यहाँ कर देते हैं n। बहुत ही बेसिक सा यहाँ पर फंक्शन है हमारा। यहाँ पर हम कर देंगे माई फन ऑफ
5 को कॉल, ठीक है। इसको हम रन कर देते हैं, आपको पता है आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन से मैं कहना चाहता हूँ यार, रिकर्जन का आप मतलब समझिए। रिकर्जन मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। आपको पता होगा, आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, रिकर्जन मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। मतलब क्या होता है, माय फन, ठीक है, उसका यहाँ पर हमने पूरा बॉडी लिखा है, यहाँ पर एन है हमारा। इसके अंदर अगर मैं फिर से माय फन कर दूं तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हम और कोई सी वैल्यू उसको दे देंगे तो ये फिर से खुद को कॉल करेगा, फिर ये अंदर जाएगा, फिर से खुद को कॉल करेगा। इसको बोलते हैं रिकर्जन। कैसे होता है एक बार हम करके देखते हैं। तो बेसिकली रिकर्जन बहुत सिंपल है यार, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फंक्शन के अंदर उसी को कॉल करवा दो। फंक्शन के अंदर गए, फिर से यार माय फन को कॉल करवा दो। अब वैल्यू क्या दोगे, वैल्यू लेट्स अज्यूम हम n-1 दे देते हैं। तो जब जब बार बार खुद को कॉल करेगा वैल्यू वो माइनस करते जाएगा। इसको यार कर देते हैं रन। तो बेसिकली क्या होगा, 5 से चला वो, माइनस होते 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 इसने इनफाइनाइटली चल गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ यार, यहाँ पर इनफाइनाइटली चल गया। तो इनफाइनाइटली चल करके इसने पूरा मेरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया है। और यहाँ पर मुझे एक बेस कंडीशन देनी पड़ेगी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यार बेस कंडीशन अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो इनफाइनाइटली चलते जाएगा। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या होगा, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले हमने कॉल करा माय फन ऑफ 5 को, ठीक है, बहुत बढ़िया कॉल हो गया। इसने क्या करा, सबसे पहले इसने यार कर दिया आपका 5 को प्रिंट, ठीक है, यहाँ पर हमारा 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद इसने कॉल कर दिया माय फन ऑफ 4 को, ठीक है। उसने क्या करा, 4 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, 4 प्रिंट कर दिया। उसने कॉल करा माय फन ऑफ 3 को, ऐसे करके 2 1 फिर 0 फिर -1 -2 ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। बार बार कॉल करते जाएगा। इसलिए यहां पर हमें बेस कंडीशन देनी बहुत जरूरी है। बेस कंडीशन मतलब कि सिर्फ कुछ नहीं करना है यार, जो बेस कंडीशन होती है उसको आप रिटर्न करवा देंगे। जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं, ठीक है, यहां मैं अपनी देता हूं बेस कंडीशन, इफ n इज इक्वल्स टू -5 तो आप कर दो रिटर्न, बस खत्म, कुछ नहीं। बेस कंडीशन दे दी, जब -5 हो ना तब आप रिटर्न हो जाओ, आगे मत करो फंक्शन कॉल। इसको मैं रन कर देता हूं, आप देख सकते हैं 5 से लेकर के -5 तक आपको सारे के सारे प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं। यहां मैं करता हूं /n की जगह /t कर देता हूं। इसको बोलते हैं हम टैब। टैब मतलब स्पेस छोड़ देगा। इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1 0 फिर -1 से लेकर -5 तक। -5 के बाद उसने कोई भी हलचल, कोई भी हरकत नहीं दी है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर बेस कंडीशन, ठीक है। इसे हम यहाँ पर बेस कंडीशन नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा रिकर्जन। तो बेसिकली इतना ही था, रिकर्जन में कुछ नहीं होता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। तो यार रिकर्जन हमने पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे एरेज की, ठीक है। एरे आपने अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यार, सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए 5 लोग हैं अलग अलग, पांचों की एज मुझे चाहिए, तो आप कैसे स्टोर करोगे, एज इंटीजर, ठीक है, कैसे स्टोर करोगे, इंट A1 इंट A2 इंट A3 ऐसे करके आप स्टोर करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मैं एक ही वेरिएबल को पांचों एज को स्टोर कर सकता हूँ एक ही वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो आप बोलोगे कैसे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट एज, ठीक है, बस। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देने हैं। कितने आपको, कितना साइज चाहिए आपको, ठीक है, साइज कितना चाहिए, हमें चाहिए 5 लोगों की स्टोर करवानी है, बस हो गया। अभी जो एज वेरिएबल है ना, ये कैसा बना, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। अगर आप करते हैं डब्बा कॉन्सेप्ट, ठीक है, डब्बा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, पहले क्या था, ये ए इसका लेबल है, इसके अंदर वैल्यू थी, जैसे मान लीजिए आपकी 5, ठीक है, 5 या फिर मान लीजिए 6 कुछ भी, या 26 एक एज है, वो मैंने इस डब्बे में रख दी। लेकिन अब हमारा जो डब्बा बना है ना, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने जो करा है एज और ब्रैकेट में दिया है 5, मतलब इसमें 5 पार्टीशंस बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसा समझिए, यहाँ पर हो गया ऐसा, मैं आपको अच्छे ड्रॉ करके बताता हूँ। इस पूरे को हटा देते हैं, हमको समझना है एरे दिख कैसे रहा होगा मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 आपके जो है पार्टीशंस बन गए इस डब्बे के अंदर, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। तो 5 पार्टीशंस में आप 5 एज स्टोर करवा सकते हैं। अब अभी तो यहाँ पर कुछ भी रैंडम वैल्यूज होगी, अब स्टोर कैसे करवाएंगे, स्टोर करवाने का आपको क्या करना है, हम क्या करते थे, इंट एज इक्वल टू 5 करते थे। तो यहाँ पर आपको 5 वैल्यूज देनी पड़ेगी ना, यहाँ पर 5 वैल्यूज देनी है। 5 वैल्यूज कैसे देंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, बट कर्ली ब्रेसेस लगा करके, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। अब यहाँ पर 5 वैल्यूज देते हैं, जैसे मान लीजिए एक की 21, एक की 18 है, एक की 34 है, एक की 12 है, 13 है और एक की 12 है, ठीक है, ये 5 हमने वैल्यूज दे दी। तो यहाँ पर हमारा जो है वैल्यूज जा चुका है एरे के अंदर।
अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें गया 21, इसमें 18, इसमें 34, इसमें 13 और इसमें 12। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चली गई है। अब यार इसको देखे कैसे, हमें देखना भी है ना, तो देखने के लिए आपको फॉर लूप का यूज करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पर सबसे पहले आप एक एक करके एक्सेस करेंगे। ऑब्वियसली पूरा एज आप ऐसा प्रिंट करेंगे तो नहीं होगा, सी में ये पॉसिबल नहीं है। आपको फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई कहां तक चल रहा है, ठीक है, आई चल रहा है हमारा लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। अब यहां पर बात आती है इंडेक्सिंग की। ठीक है, एरे को एक्सेस कैसे करते हैं ये बात आप समझिए। कैसे करते हैं, अगर मैं लिखूं यार एज ऑफ 0 तो मेरा आएगा 21, अगर मैं लिखूं एज ऑफ 1 तो मेरा आएगा 18। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, इंडेक्स बने हुए हैं, इंडेक्स बने हुए हैं मेमोरी के अंदर। अगर ये 0 इंडेक्स है, ऑब्वियसली ये 0 ही होगा, शुरुआत होती है 0 से, तो उसके बाद वाला 1 2 3 4। तो अगर मैंने आपसे कहा कि यार 5 लोगों की एज स्टोर्ड है, इंडेक्स 4 तक ही जाएगा। ठीक है, 5 लोगों की एज स्टोर्ड है तो इंडेक्स 4 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 हो गई ना 5 वैल्यूज। ठीक है, तो अगर मैं एज ऑफ 0 करता हूं तो 21, एज ऑफ 1 करता हूं तो 18, उसी तरह से अगर मैं करता हूं एज ऑफ 4 तो वो आ जाएगा मेरा 12। इसलिए मैंने लूप जो है चलाया है 0 से लेकर के 4 तक। ठीक है, यहाँ पर लूप चल रहा है 0 से 4 तक। हम करेंगे यार यहाँ पर प्रिंट एफ। सबसे पहले देख लेता हूँ, सबसे पहले मैं अपना लूप सही चल रहा है या नहीं, उसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पर ऐसा /n करके आई को प्रिंट कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 लूप बढ़िया एकदम से सही से चल रहा है। अब हम कैसे प्रिंट कर रहे थे वैल्यूज, उसके लिए हम कर रहे थे यार एज और फिर ब्रैकेट में वैल्यू लगाए थे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार एज ऑफ 0 एज ऑफ 1 ऐसे एक बार वैल्यूज जाती रहेगी। इसको करता हूं मैं कर रन, तो आप देख सकते हैं 21 18 34 13 12 बहुत बढ़िया तरीके से आपकी एरेज की वैल्यू जो है आपने प्रिंट कर दी है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, करके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक कंडीशन देना चाहता हूँ कि पूरा मेरा एजेस का एरे है। अब मैं बोलना चाहता हूँ इनमें से कुछ लोग होंगे जो 18 से छोटे होंगे, कुछ लोग होंगे जो 18 से बड़े होंगे। बेसिकली जो हमने इफ एल्स में करा था, कुछ लोग वोट के लिए एलिजिबल होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ एरे में आप सारा जो है बताएं कि कौन एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एज एट आई। ठीक है, एक एक करके सारी एज को एक्सेस करेंगे। इज ग्रेटर देन 18 तो आप प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट कर दें, एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल। बेसिकली हम यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन में क्या लगाएंगे, आप प्रिंट कर देंगे यार नॉट एलिजिबल। तो हम कर देते हैं एल्स प्रिंट एफ और फिर कर देते हैं नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये हो गया हमारा इफ एल्स। अगर एज जो ग्रेटर देन 18 है, एज ऑफ आई, तो हम बोल देंगे एलिजिबल है, एल्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कौन सा पर्सन, कैसे पता चलेगा, ये तो एलिजिबल नॉट एलिजिबल बोल देगा। तो हम पर्सन का इंडेक्स भी तो रख रहे हैं, 0 1 2 3 4 कर रहे हैं। तो हम कर देंगे यार प्रिंट एफ पर्सन नंबर, फिर हम कर देंगे %d। %d में हम लिख देंगे यार यहाँ पर पर्सन नंबर के पहले हम लगा देंगे \n, %d के जगह हम लिखेंगे i+1। अब आप सोच रहे हैं i+1 क्यों करा, क्योंकि पर्सन 0 तो नहीं बोलेंगे ना, 0 को हम 1 बोलना चाह रहे हैं, तभी होगा ना पर्सन 1 2 3 4 5। इसको मैं कर देता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं पर्सन नंबर 1 इज एलिजिबल। यहाँ पर मैं स्पेस लगा के फिर से एक बार रन करता हूँ, तो पर्सन नंबर 1 इज एलिजिबल, सेकंड इज नॉट एलिजिबल क्योंकि सेकंड 18 का ही है, 18 से ऊपर का नहीं है, थर्ड इज एलिजिबल, फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट एलिजिबल, है ना। यहाँ पर आपको समझ आ गया, इफ एल्स की मदद से हमने ऐसा करा। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने ऑपरेटर्स में आपको बताया था, टर्नरी ऑपरेटर। याद हो तो MISC ऑपरेटर के अंदर आपका एक था ऐसा क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इसको हम बोल देते हैं टर्नरी ऑपरेटर, TERNARY। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है यार, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ एल्स की जगह पर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा। कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ऊपर आपको कोड देख रहे हैं, नीचे मैं सेम कोड लिखूंगा टर्नरी ऑपरेटर की मदद से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एज ऑफ आई इज ग्रेटर देन 18, ये मेरा हो गया लॉजिक मतलब कंडीशन। फिर मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट एफ एलिजिबल, जो मैं करवाना चाहता हूँ ट्रू पर। उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट एफ नॉट एलिजिबल, जो मैं करवाना चाहता हूँ फॉल्स पर। बेसिकली ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इस पूरे को कर देता हूँ कमेंट। कमेंट कैसे करेंगे, कंट्रोल और फिर /, ये हो गया सारा कमेंट VS कोड में। अब मैं इसको अगर रन करूँ ना, तो आपको बिल्कुल सेम का सेम आउटपुट दिखेगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लूप के अंदर आने के बाद उसने पर्सन प्रिंट कर दिया। अब ये कंडीशन है ट्रू होने पर ये एंड फॉल्स होने पर ये,
बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग होता है टर्नरी का। तो यहाँ पर आप देते हैं कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू होने पर क्या होगा, ठीक है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद यार फॉल्स होने पर क्या होगा। ये आपका सिंटेक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर का। तो बहुत ही आसानी से हमने देख लिया यार कौन एलिजिबल है कौन नहीं। टर्नरी ऑपरेटर की मदद से हमारा कोड, इतना बड़ा कोड यार आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 लाइन का कोड आपका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर, और हमने यहाँ पर एरेज भी समझ लिया है ना। अब हम बात करते हैं पॉइंटर्स के बारे में। तो आई होप आपको एरे समझ आ गया होगा। एरे में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कंफ्यूजन आता है, तो आप पूछ सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर आपको एक चैलेंज में देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि हमने फॉर लूप से एरे को प्रिंट करवाया है, स्कैन एफ, इनपुट लीजिए आप फॉर लूप से। तो आप इनपुट भी ले सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको समझ नहीं आता है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। आने वाली जो वीडियोस है उसमें हम आपको बेसिकली बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें बता देंगे। यहाँ पर हम शुरू करते हैं पॉइंटर्स के साथ। इसको मैं हटा देता हूं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यार पॉइंटर्स, ठीक है। तो यार पॉइंटर्स यार बेसिकली ऐसा टॉपिक है जिससे लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। लोग बोलते हैं भैया सी में पॉइंटर्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यार, पॉइंटर्स बहुत ईजी है। मेरी बात मानिए, पॉइंटर्स बहुत ईजी है। क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी में एक जगह बन गई जहां पर ए स्टोर्ड है, ठीक है। ए में स्टोर्ड है 5, बेसिकली यहाँ पर ये हुआ। अब मैं 3 से 4 लाइन लिखूंगा, अभी उनको नहीं समझाता, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है। आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। अब मैं कर रहा हूं यहाँ पर ऐसा ऐसा, बस ठीक है, हो गया, हमारा काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अब चलते हैं हम अपने मेमोरी के अंदर। ये है हमारा यार मेमोरी, ठीक है। बिल्कुल कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर हम घुस चुके हैं। ये है हमारा मेमोरी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बाइट्स के बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं। उसमें से एक ब्लॉक है ये हमने उठा लिया। अब ये बिल्कुल डब्बा कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है। इसका क्या है, इसका लेबल क्या है, इसका लेबल है यार ए, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है, 5 स्टोर्ड है। इसके अंदर 5 स्टोर्ड है, उसका लेबल है ए। डेटा टाइप हमारा इंट है, ठीक है, बेशक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेमोरी में कैसे स्टोर्ड है, मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। जैसे आप कहीं रहते हैं तो आपके घर का भी एक एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस पे जाएंगे तो आप उनको मिलेंगे। कोई भी अगर पोस्टमैन भी उस एड्रेस पे जाता है तो आप उसको मिलेंगे। उसी तरह से ए का भी एक एड्रेस है। यहाँ पर मान लीजिए एड्रेस में मैं लिख देता हूँ यार 341253, ऐसा करके कुछ एड्रेस है। तो वो एक एड्रेस हो गया आपके ए का, वेरिएबल का एड्रेस हो गया। अब पॉइंटर का क्या काम होता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है, ध्यान दीजिए, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस वाली लाइन में हमने बेसिकली इंट इज इक्वल टू 5 किया। इस वाली लाइन में हमने एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर बनाने का बेसिक सिंपल सा फंडा है, कोई भी डेटा टाइप, उसके बाद आप लगाएंगे स्टार, ठीक है। मैंने MISC ऑपरेटर में आपको बताया था, स्टार मतलब होता है पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लगाएंगे कोई भी डेटा टाइप, उसके बाद आप लगाएंगे स्टार, और फिर आप दे देते हैं उस वेरिएबल का नाम। मैंने यहाँ पर दिया PTR। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, मतलब यार ये इसको स्टोर करेगा। अगर आप प्रिंट करवाएंगे पॉइंटर को, अब ये स्टोर कैसे करा, हमने उसको कब बताया कि आप ए के एड्रेस को स्टोर करेंगे, तो हमने यहाँ पर उसे बताया एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। तो उससे क्या हुआ, ए का जो एड्रेस है वो PTR ने स्टोर करा, ठीक है। ये तो बात हो गई पॉइंटर्स की। अब पॉइंटर्स आप देखेंगे कैसे यार, इसको प्रिंट करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं ए की वैल्यू %d, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसी को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं करता हूँ यार PTR इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं करता हूँ स्टार PTR इज इक्वल्स टू। ये सब क्या है अभी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ यार PTR और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार PTR। तो एक बात आपको बस इतनी सी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में देखिए, ठीक है। ए कितना है अपना 5 है और ये कितना है 642216। यार ए की जो डब्बा है अपना, डब्बा कॉन्सेप्ट का जो डब्बा है उसका एक एड्रेस है 642216 और उसमें वैल्यू थी 5। तो यार हमारा PTR जो है ना उसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब जैसे ही अगर हम PTR के आगे स्टार लगा देते हैं तो बेसिकली उसी वैल्यू को पॉइंट कर देगा, जो हमारा 5 था वो उसी वैल्यू को दे देगा, है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। बस इतना से इसमें समझने का है। अगर मैं बीच में कहीं लिख देता हूँ यार, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ स्टार PTR इज इक्वल्स टू 25
और अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं यार ए की वैल्यू भी 25 हो गई है, स्टार पीटीआर की वैल्यू भी 25 हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टार पीटीआर जो है, ठीक है, जो हमारा ए था, ठीक है, ऐसा हमारा ए बना हुआ था, उसके अंदर 5 लिखा हुआ था। स्टार पीटीआर, अब यहाँ पर पॉइंटर से हमने वैल्यू चेंज करी तो ए की वैल्यू अपने आप 25 हो जाएगी। जैसे हम स्टार पीटीआर की वैल्यू 25 करेंगे, ए की वैल्यू भी 25 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह हमने पॉइंटर्स हमारा कंप्लीट कर लिया है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स पर, इसके साथ खेल सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यार नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक यार आपका स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स आप समझते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर एरे होता है। कैरेक्टर एरे, एरे हमने पढ़ लिया था। तो मान लीजिए str हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। कैरेक्टर एरे बनाना है, एरे के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिए, बहुत बढ़िया। मैं इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज दे दूंगा। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ABCD और \n। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली कैरेक्टर एरे बनाया। तो एरे हमने देखा था मेमोरी में बिल्कुल ऐसा डब्बा रहता है, बिल्कुल बहुत सारे कंपार्टमेंट्स के साथ, ठीक है। हमारा कितना साइज है, 5 है। तो हम यहाँ पर फिर से ऐसा कर देंगे 5। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टोर्ड है ए। अब कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आप सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं, स्ट्रिंग्स के लिए आप डबल कोटेशन का यूज करते हैं। जो कि हमें इसमें प्रिंट एफ कर रहे थे तो डबल कोटेशन कर रहे थे। हम सिंगल कोटेशन बी, यहाँ पर आपका सी, यहाँ पर डी। अब आप बोलेंगे यार लास्ट में हमने ये क्यों करा, ठीक है। तो जो लास्ट में हम ये करते हैं इसको आप बोलते हैं नल कैरेक्टर, ठीक है, जो कि दर्शाता है कि यार मेरा जो कैरेक्टर एरे है ये हमारा लास्ट है, एंडिंग पॉइंट है। जैसे आपने ट्रेन को देखा होगा, ट्रेन का लास्ट का एक डब्बा होता है बिल्कुल छोटा सा, जिसके अंदर अंकल बैठे रहते हैं, जिससे हम बाय करते हैं। तो वो वाले अंकल जो रहते हैं और वो वाला जो डब्बा रहता है, ये दर्शाता क्या, ट्रेन जो है वो खत्म हो चुकी है ना, ट्रेन का लास्ट डब्बा है। उसी तरह से किसी भी कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग में जैसे ही हमको ये \0 मिलता है, वैसे ही समझ जाइए कि यार आपका जो कैरेक्टर एरे या फिर स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ये उसका लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है। तो कहीं भी प्रोग्रामिंग में हम करते हैं, लूप चला रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा लास्ट तक पहुंचा है नहीं पहुंचा। तो जैसे ही हमें ये मिलेगा हम समझ जाएंगे यार हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग बना लिया है। अब स्ट्रिंग को जो है आप प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट करना मैं बताता हूँ। प्रिंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था यार आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्ट्रिंग का भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %s फॉर स्ट्रिंग, s फॉर आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो आपको यहाँ पर लिखना होता है str, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, इंडेक्स नहीं देना पड़ता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं आपका ABCD प्रिंट हुआ है। यहाँ पर आप आउटपुट में देखिए आपका ABCD प्रिंट हुआ है, ठीक है। और लास्ट वाला जो आपने ऐसा लगाया था वो प्रिंट कभी नहीं होगा। वो सिर्फ ये दर्शाता है कि यार आपका जो है लास्ट आपका आ चुका है, कैरेक्टर एरे का या फिर स्ट्रिंग का लास्ट आ चुका है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने देख लिया स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करते हैं और स्ट्रिंग को वैल्यूज कैसे स्टोर करवाते हैं। अब एक दो चीजें और आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है strings.h, हेडर फाइल बोले तो यहाँ पर हम बोलेंगे इंक्लूड और हम लिखते हैं strings.h, ठीक है। इसको लिख देने से आप कुछ स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटीज है जिनको आप यूज कर सकते हैं। कैसी फंक्शनैलिटीज, क्या काम आएगी? तो यार बेसिक फंक्शनैलिटीज होती है जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रिंग्स है, बेसिकली 2 कैरेक्टर एरे है, ठीक है। पहले वाले में कुछ ना कुछ आपका रखा हुआ है, दूसरा वाला आपका एम्प्टी है। आप चाहते हैं कि यार पहले वाले की कॉपी दूसरे वाले में आ जाए, तो उसके लिए strcpy बना हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैरेक्टर fin, फाइनल के लिए fin, उसकी साइज देता हूँ 5, ठीक है। अभी ये एम्प्टी है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है और मैं चाहता हूँ यार यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट f %s, यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल इज इक्वल्स टू, और जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ यार str की जगह मैं लिख दूंगा fin, ठीक है। ऊपर में लगाता हूँ यार \n ताकि आपको दिखे। अब हम चाहते हैं कि ABCD जो पहले की वैल्यू है वो fin में आ जाए, तो उसके लिए हम करते हैं यार strcpy। इसमें बस ये आपको समझना है कि आप सबसे पहले जो देंगे वो डेस्टिनेशन होगा, तो हम देंगे fin और उसके बाद देंगे यार हम str। इसको मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हैं यार दोनों में ABCD आ गया है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है strcpy के अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं उसमें आपको वैल्यू स्टोर करवानी है, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट आप देते हैं उससे आपकी वैल्यू आएगी। तो str में जो भी रखा था, यहाँ पर रखा था ABCD, वो आपका उठ करके कॉपी हो जाएगा fin के अंदर। str में भी ABCD ऐसा का ऐसा रखेगा, ठीक है। ये हो गया strcpy।
उसके बाद यार कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को अगर जोड़ना चाहे तो उसके लिए strcat होता है। कॉन्कैट का cat कैट बाहर आ गया, str के साथ जुड़ गया, है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यार, सिंपल सा लिख देते हैं strcat, ठीक है। strcat, यहाँ पर strcat, और जैसे ही हम यहाँ पर लिख देते हैं str, fin, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ प्रिंट, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट एफ ब्रैकेट में strcat fin। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा यार, यहाँ पर मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर मैं दूंगा गेट आउटपुट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन। इसको मैं रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कैट आउटपुट में क्या आया। कैट आउटपुट में आ गया यार आपका ABCD, और फाइनल में आपका कुछ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा फाइनल यार खाली है, खाली को उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो पहले फाइनल में भी तो वैल्यू डालेंगे, तो फाइनल में वैल्यू डालने के लिए आप करेंगे strcpy, कॉपी करेंगे यार। फाइनल में हम वैल्यू कहां से कॉपी करेंगे, str से कॉपी करेंगे। इसको अब रन करके देखते हैं तो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कॉन्कैटिनेशन हो चुका है, और इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है ABCD, ठीक है। और बाकी हमको दोनों की वैल्यू ABCD मिल ही रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यार str की जो वैल्यू है वो भी आपकी ABCD हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो वैल्यू दी थी उसको, ठीक है, हमने जब strcat करा था उसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया था, str, और दूसरा दिया था fin। तो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके उसने str में स्टोर करवा दिया। तो इसलिए यहाँ पर str की वैल्यू ABCD है, और फाइनल की वैल्यू हमारी है ABCD। तो इस तरह से स्ट्रिंग्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं आपके string.h में, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन सारी की सारी फंक्शनलिटीज आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग हो जाता है, और हमारा लास्ट टॉपिक हमारा बचता है जो कि यार स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ईजी होता है स्ट्रक्चर, बहुत ईजी होता है समझना यार, कुछ नहीं होता। आपको ऐसा समझना है कि एक स्ट्रक्चर एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है। स्ट्रक्चर एक ऐसा बॉक्स है जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है ना, तो उसका क्या होता है, एक स्टूडेंट का नेम होता है, उसकी एक क्लास होती है, उसका एक रोल नंबर होता है, उसकी एक एज होती है। तो स्टूडेंट पूरा बॉक्स है। उसी तरह से स्ट्रक्चर एक पूरा बॉक्स है जिसमें उसकी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। उसको प्रोग्रामेटिकली करेंगे कैसे, वो अभी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, मेन के पहले तो आप बाहर आ जाओ, ठीक है। मेन के अंदर आपका स्ट्रक्चर नहीं बनता, आपको मेन के पहले ऊपर आना पड़ेगा। फिर आपको लिखना है स्ट्रक्ट। जैसे ही आप लिखते हैं स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड है। उसके बाद ये आपका, ऐसा मान लीजिए यार ये आपका डेटा टाइप है, तो स्ट्रक्ट हमारा डेटा टाइप है। उसके बाद हम देंगे उसका नाम, ठीक है। उसका नाम मान लीजिए स्टूडेंट देते हैं। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू नहीं लगाने, यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने इस तरह से। और एक और बात, जैसे यार कर्ली ब्रेसेस खत्म होता है ना, उसके वहां पर हमको सेमीकोलन लगाना है। बस हमारा स्ट्रक्चर का काम हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये एक डब्बा है, इसकी अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे स्टूडेंट एक डब्बा है, उसका एक नाम है, एक एज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं यार, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर एरे लिंगम नेम का यहाँ पर 10 ले लेते हैं। बस यहाँ पर इतना करना है। फिर हम लिख देंगे इंट एज, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंट रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है। बस हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। तो यार अब स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज देना, अलग अलग उसके स्टूडेंट्स क्रिएट करना, उन वैल्यूज को देखना, प्रिंट करवाना, ये सब हम करते हैं मेन में, ठीक है। स्ट्रक्चर एक ढांचा हमने बाहर बना लिया, अब मेन में उसमें सारी फंक्शनलिटीज करेंगे। तो वैल्यूज अब सबसे पहले क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बना लेते हैं। हमारा स्ट्रक्ट स्टूडेंट ऐसा हम लिखते हैं, स्ट्रक्ट का नाम, उसके बाद हम उसके S1 S2 ऐसे अलग अलग हम स्टूडेंट्स बना लेते हैं। तो S1 एक अलग स्टूडेंट है, S2 बिल्कुल अलग स्टूडेंट है, ठीक है। S1 का अलग नाम रोल नंबर होगा, S2 का अलग होगा। अब यार क्या करते हैं, सबसे पहले हम S1 डॉट, अब यहाँ पर यूज करते हैं हम डॉट का, ठीक है। S1 के नेम को एक्सेस करने के लिए हम करेंगे S1 डॉट नेम। तो पहले हम उसमें वैल्यू दे देते हैं। तो अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा strcpy। जस्ट हमने पढ़ा था, तो हम करेंगे यार strcpy, उसमें हम देंगे S1 डॉट नेम, उसके बाद हम यहाँ पर नेम दे देंगे। मान लीजिए विवेक में नाम दे देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आप जो है स्ट्रिंग्स इंक्लूड कराएंगे तभी ये काम करेगा। तो हमने यहाँ पर फिर से करा देना है इंक्लूड और स्ट्रिंग्स डॉट एच, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच। तो मैंने क्या करा यार, S1 डॉट नेम में विवेक कॉपी हो जाए, ऐसा मैंने कोड लिख दिया, strcpy S1 डॉट नेम कॉमा विवेक। अब उसको चाहिए एज, तो हम लिख देंगे यार S1 डॉट एज इज इक्वल्स टू 22। उसके बाद हम लिख देंगे यार S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है, S1 डॉट आएगा यहाँ पर रोल नंबर
इज इक्वल्स टू 345। ये मेरा एक रोल नंबर हो गया। तो बेसिकली हमने S1 वाले स्टूडेंट के लिए तीनों चीजें फिल कर दी है। इसी तरह से यार S2 के लिए कर देते हैं। इसी को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है, आपको आई होप समझ आ रहा होगा। strcpy यहाँ पर S1 की जगह हो जाएगा यार S2 और नेम की जगह हम दूसरा नाम लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलन। ठीक है, एलन लिख के यहाँ पर एज लिख देता हूँ 35 और रोल नंबर लिख देता हूँ 123। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूंगा S2 और यहाँ नीचे भी कर दूंगा यार मैं S2। तो बेसिकली इस कोड से मैंने क्या करा, S1 और S2 दो स्टूडेंट्स बना दिए हैं। दोनों की सारे एट्रीब्यूट्स मैंने उसको दे दिए हैं। अब भैया इसको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे यार? प्रिंट करना बहुत आसान है। अगर मैं करता हूँ यार printf और %s और यहाँ पे मैं लिखता हूँ s1.name। ठीक है, बस इतना करना है। s1.name लिखते ही यार मेरा फर्स्ट स्टूडेंट का नाम जो है विवेक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ऐसे बार बार सबके लिए तो प्रिंट करेंगे नहीं। तो यहाँ पर यार सोचते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर हम यार एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हमारा फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। तो मैं लिख देता हूँ यार void print structure। ठीक है, प्रिंट स्ट्रक्चर हमारा फंक्शन है। वो फंक्शन यार आर्ग्यूमेंट में लेगा struct स्पेस स्टूडेंट। जो आपने स्टूडेंट बनाया है सेम आपको एक स्टूडेंट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यार कैपिटल S हमारा स्टूडेंट है। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रिंट स्ट्रक्चर हमारा फंक्शन बना दिया है। अब हम बेसिकली यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ printf %s, कैपिटल S। ठीक है, कैपिटल S डॉट नेम। उसी तरह से मैं यहाँ पर करूंगा इसको कॉपी, इसको पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए मैं लिख देता हूँ यार नेम, फिर ऐसा, और यहाँ पर %s की जगह %d आ जाएगा। नेम की जगह आपका एज आ जाएगा और उसी तरह से यहाँ पर आपका नेम एज की जगह आपका आ जाएगा रोल नंबर। यहाँ पर भी आपका %d आ जाएगा और यहाँ लिख देते हैं यार एज ऐसा स्पेस, यहाँ लिख देते हैं यार रोल नंबर स्पेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिकली प्रिंट स्ट्रक्चर वाला फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। मतलब यहाँ पर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इसको कॉल कर लेते हैं। कॉल कैसे करेंगे यार? प्रिंट स्ट्रक्चर और ब्रैकेट में हम दे देंगे S1 और उसके बाद हम दे देंगे प्रिंट स्ट्रक्चर और फिर हम दे देंगे S2। ठीक है, मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स को पास कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक बार मैं इसको अगली लाइन कर देता हूँ और इसमें भी अगली लाइन कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हैं यार हमारे दोनों स्टूडेंट्स बिल्कुल बढ़िया से प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के आपको सारे एट्रीब्यूट्स मिल चुके हैं। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमने पास करा था, कैसे यहाँ पर पास हुआ यार मैं आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ यार छोटा। अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, हमने क्या करा, प्रिंट स्ट्रक्चर हमारा फंक्शन था। सबसे पहले हमने यहाँ पर S1 पास कर दिया। ठीक है, जैसे ही S1 पास करा ये S1 इसमें चले जाएगा। तो यहाँ पर S की जगह पर हो जाएगा हमारा S1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर यार S डॉट नेम हो रहा है ना, उसी तरह से यहाँ पर S1 डॉट नेम, यहाँ S1 डॉट एज और यहाँ पर S1 डॉट रोल नंबर। अगली बार में जाएगा यार S2। ठीक है, तो S2 की सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने फंक्शन बना लिया है स्ट्रक्चर को प्रिंट कराने के लिए और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं बेसिक्स ही प्रोग्रामिंग के। और इसी वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारा पूरा वीडियो भी समाप्त हो चुका है। पूरे वीडियो में कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपके डाउट सारे सॉल्व कर देंगे। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर समाप्त और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर।